हम शुरू करें। और 1 मिनट रुक जाती हूँ, फिर मैं शुरू करते हैं आज का सेशन। हाँ, नमस्कार, नमस्कार and a very good evening. I'm very happy to welcome you again to Inner Courtyard. आज हमारा आवर्तन का तीसरा सेशन है, A journey into the world of art and understanding how various arts influence our hearts. और आज का विषय बहुत कंटेम्प्रेरी है, नया है, एंड मोस्ट ऑफ अस आर एसोसिएटेड विद इट, जिसे कहते हैं सिनेमा। तो द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग इज, like I said, more recent and contemporary form, and it has drawn on several earlier traditions of art, such as theater, storytelling, literature, music, dance, and of course, I mean, all visual arts. The first motion picture was made around, I think around 1880-85. गौतम जी बाद में बताएंगे हमें कि मेरी जानकारी सही है कि नहीं, लेकिन since then we have come a long way. तो आज अभी मैं गौतम जी से बात कर रही थी कि आपकी इतने सारे विषयों में आपकी रुचि है और इतने सारे विषयों के अंदर आई मीन आपकी पकड़ है। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा शब्द बताया, उन्होंने कहा कि मैं बहुत तत्ववेत्ता हूँ। तो मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा, इसलिए आई एम शेयरिंग इट विद यू। सो टुडे मोशन पिक्चर या सिनेमा का परिचय देंगे गौतम चैटर्जी, जो बहुतत्ववेत्ता है, ऋषि कवि हैं, लेखक हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, फिलोसोफर भी हैं, टीचर भी हैं, and I think this is the newest feather in his cap, and that is that of a cinematographer. तो आज हमारे साथ में हमारी एक खास मेहमान भी हैं, जो फिल्म जगत, थिएटर और टेलीविजन की जानी मानी अदाकारा हैं, मीता वशिष्ठ। So Meeta ji has made a big screen debut with the film Chandni, लेकिन उनके बारे में जब वो ज्वाइन कर लेंगी तब मैं आपको और भी बताऊंगी। So गौतम जी, आज हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो आपका फोटे है। आई मीन, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, ये भी आपका फोटे है। पर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लेखक भी हैं, आपने इतना कुछ एक्सप्लोर किया है हर फील्ड ऑफ आर्ट। सो आपको सिनेमा में क्या चीज ऐसी लगी जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी? और इसके साथ मैं वेलकम गौतम जी। yes. इस साथ साथ मेरा जुड़ता हुआ प्रश्न है इसी के साथ कि सिनेमा को हम लोगों ने हमेशा एज एन एंटरटेनमेंट जाना है, तो हाउ इज इट अ फॉर्म ऑफ आर्ट? व्हाट मेक्स सिनेमा अ फॉर्म ऑफ आर्ट? and then how were you attracted towards filmmaking, as Nandini Gigi says? दोनों ही प्रश्नों को प्रणाम। तो सबसे पहले तो ये है कि बचपन में मेरी माँ फिल्म देखने जाती थी तो मुझे साथ लेके जाती थी, तो इस तरह से फिल्म का एक संस्कार मेरे अंदर बना। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, क्योंकि फिल्म की ओर आमतौर पर लोगों की रुचि होती है और उस वक्त ज्यादा होती है जब लोगों को मना किया जाता है। तो हमारे घर में हम 3 भाई बहन थे और हम लोग को बिल्कुल मना था कि हम लोग फिल्म फेयर मैगजीन नहीं देख सकते, स्टार एंड स्टाइल मैगजीन नहीं देख सकते हैं, फिल्म की कोई बात नहीं कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट डिवीजन लाएंगे तो हमको साल में एक बार फिल्म दिखाई जाएगी, संपूर्ण रामायण या श्री कृष्ण लीला, ये हम लोग के घर में था। तो चूंकि मना किया जाता था, इसलिए हम लोग, मेरा रुझान या हम तीनों भाई बहनों का रुझान उस तरफ ज्यादा हो गया। बड़े होके जब बीएससी वगैरह में गए तो एक छूट मिली और फिर मैं देखने लगे। सारी फिल्में दिलीप कुमार की देखनी है, सारी फिल्में राजेश खन्ना की देखनी है, तो ये ऐसे करके होता गया। लेकिन जहाँ तक किसी विषय में नॉलेज की बात है, तो मुझे इसके लिए किताब पढ़ना पड़ता है, फिल्में देखनी पड़ती है, और वो सब करना पड़ता है जो इस दुनिया में कोई भी आदमी करता है, कोई भी सेंसिबल व्यक्ति करता है। लेकिन मुझे वो करने के लिए फैकल्टी नहीं दी है प्रकृति ने। इसके लिए एक फैकल्टी होती है थिंकिंग की, पढ़ेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, वो मुझे दी ही नहीं है। मुझे जो एक फैकल्टी दी है उसके बदले में कुछ एक होता है ना, अलग स्पीशीज सोच के प्रकृति ही देती है, तो मुझे वो दिया गया है इंट्यूशन का। इंट्यूटिव फैकल्टी मुझे दी गई है थिंकिंग फैकल्टी की जगह पर। उसका मुझे जो मतलब ये समझ में आता है कि सिर्फ
किसी चीज का इंट्यूशन होना ही नहीं, बल्कि अपने भीतर जो लाइट है उसको डेवलप होते देखना, मैच्योर होते देखना, एडवांस होते देखना और उसको एक्सप्लोर करना। जब वो लाइट एक बार आ जाती है, फील हो जाता है, हम जिस भी विषय पर वो लाइट कास्ट करते हैं तो एक नई बात उसी विषय से निकल के आती है। तो लोगों को लगता है कि मैं कोई नई बात बता रहा हूँ। वाह अदरवाइज अगर हम लाइट नहीं हो मेरे अंदर तो उससे हम उन्हीं बातों को दोहराएंगे जो अब तक दोहराए जाते रहे हैं। हम जी किसी भी विषय पर, चाहे वो कोई विषय हो, उस पर तभी हम कोई नई बात बोल पाएंगे जब उस पर कोई लाइट कास्ट करेंगे, है ना? जी तो मुझे जी लगता है कि मेरा किताब पढ़ना बहुत कम हुआ है, फिल्में देखना कम हुआ है और इस प्रकाश से खुद भी स्नान करना ज्यादा हुआ है, लोगों को प्रकाशित करना ज्यादा हुआ है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। जो बहुतत्ववेत्ता वाली बात है, हाँ पॉलीमैथ वाली, वो या सीयर वाली, वो ये है। अब जो एक और प्रश्न सुरुचि जी का था कि सिनेमा आर्ट के बारे में हम लोग चर्चा करें। आज का ये प्रोग्राम इसी पर है, सिनेमा पर। तो सिनेमा आर्ट के बारे में बातचीत करने की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि जितनी भी चीजें सिनेमा के बारे में उपलब्ध हैं, वो सब गूगल में उपलब्ध है। उसको एक्सेस करके, यूट्यूब में एक्सेस करके लोग फिल्मों के बारे में जानते हैं। फिल्मों की जो स्टूडियोज हैं, फिल्मों को से जुड़ के जो भी हमारी हिस्ट्री है, जो जर्नी रही है, वो सब कुछ किताबों के साथ साथ अब यूट्यूब में भी है, गूगल में भी है। और पूरे वर्ल्ड सिनेमा की बात है। और अब तो लोग सिनेमा इतना एक्सेस हो गया लोगों के पास कि मोबाइल से और कैमरे से लोग बनाने लगे हैं। तो जी उन चीजों पर नहीं बात करके हम लोग उन चीजों पर बात करें जिस पर अभी कर रहे थे, कि सिनेमा आर्ट पर हम कैसे लाइट डाल सकते हैं, है ना? हाँ जी How can we cast light on this cinema art or this moving images? तो पहले हम लोग को ये जानना है कि सिनेमा बोलते ही अब हम लोग के पास जो अनुभव हो गया, हम सबकी उम्र करीब किसी की 40 की है, किसी की 50 की, किसी की 60 की है ना? हम लोग जो आज यहाँ मौजूद हैं, इसको कहते हैं हमारा वक्त। जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, तो उस वक्त में हम लोग सिनेमा बोलते ही दो कैटेगरी सामने आती है। वन इज मेन स्ट्रीम सिनेमा एंड नेक्स्ट इज आर्ट सिनेमा। करेक्ट जी हम लोग तुरंत मेन स्ट्रीम सिनेमा तुरंत समझ जाते हैं। शोले है, मनमोहन देसाई की कोई फिल्म है, हॉलीवुड की फिल्म है, या अब तो अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स आदि आदि है। और आर्ट फिल्म बोलते ही हम लोग सबके दिमाग में तुरंत कम्युनिकेट हो जाता है कि हम सत्यजीत रे की सिनेमा की बात कर रहे हैं, श्याम बेनेगल की सिनेमा की बात कर रहे हैं। तुरंत ही बात साफ हो जाती है ना? हाँ ये हम लोग के वक्त की सिनेमा की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अगर मेन कहा जाए कमर्शियल सिनेमा गौतम जी। हाँ, तो अब ये जो कमर्शियल सिनेमा हम लोग शब्द बोलते हैं, कमर्शियल का मतलब है कि हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और करेक्ट उससे उतना पैसा आ जाए या उससे ज्यादा आ जाए, है ना? ये हमारा आर्ट सिनेमा भी है और कमर्शियल सिनेमा भी है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते। अच्छा जो कोई भी सिनेमा बनाते हैं, चाहे वो सत्यजीत रे बनाने जाए या चाहे वो राज कपूर बनाने जाए, उसमें पैसा लगता है। करेक्ट ठीक है, बिना पैसे का कोई व्यक्ति फिल्म नहीं बनाने जाएगा। फिर वो उम्मीद करेगा कि जितना पैसा वो लगा रहा है उससे ज्यादा है, तो उसका ये बिजनेस चलेगा, शो बिजनेस। नहीं तो उतना तो आ ही जाए, नहीं तो उससे कम आने पर वो फिल्म मेरा नाम जोकर कहलाती है ना? लेकिन जो लोग इसमें आर्ट को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि सिनेमा में अपनी बात कहने का मेरा एक ढंग है, इसलिए मैं सत्यजीत रे हूँ, इसलिए उनकी फिल्म को आर्ट फिल्म कहते हैं। लेकिन उसको भी हम कमर्शियल ही कहते हैं, क्योंकि वो लो बजट कमर्शियल सिनेमा है। सत्यजीत रे अच्छा जब एक फिल्म बना रहे हैं हाँ या जी केतन मेहता जब एक फिल्म बना रहे हैं, तो वो लो बजट कमर्शियल सिनेमा है। कुमार शानी जब एक फिल्म बना रहे हैं, मणिकौल जब फिल्म बना रहे हैं, तो वो भी लो बजट कमर्शियल सिनेमा ही है, लेकिन उसमें आर्ट का प्रोमिनेंस है। ओके लेकिन इसी के साथ अगर आप देखिए कि जब महबूब कोई फिल्म बना रहे हैं, जब हमारे सामने मुगले आजम बन रही है, तो वहां पर किस फ्रेम में आर्ट नहीं है? हम बिल्कुल लोग कभी ये सोचते नहीं हैं। हम लोग भीड़ की तरह से बोलते रहते हैं कमर्शियल सिनेमा या मेन स्ट्रीम सिनेमा, और आर्ट सिनेमा या मीनिंगफुल सिनेमा या सेंसिबल सिनेमा या पैरेलल सिनेमा, इतने नाम देते हैं। क्यों नाम करेक्ट देते हैं? हमें हमें जो बात कहनी होती है, हमें मतलब सारे लोगों को, उनके पास ठीक वोकैबुलरी नहीं बनी है। न फिल्म मेकर्स ने बनाई है, न फिल्म क्रिटिक्स ने भारत में बनाई है, कि वो दूसरे तरह का जो सिनेमा है, ऑल्टरनेटिव सिनेमा है, उसको किसके लिए नाम क्या दे। जब नाम नहीं आया तो उन लोगों ने इसको ऑल्टरनेटिव सिनेमा कहा और कहा। लेकिन दूसरे तरह के लोग विश्व में हुए हैं जिन्होंने एग्जैक्ट किस्म के सिनेमा के लिए एग्जैक्ट नाम कॉइन किया है,
और वो भी पिछले 60-70 सालों से विश्व के लोग जान रहे हैं। तो आज हम लोग उस पर बात करेंगे कि सबसे जी। पहले तो ये जाने कि हम लोग 2 तरह का डिवीजन बना देते हैं, एक कमर्शियल सिनेमा या मेन स्ट्रीम सिनेमा, दूसरा आर्ट सिनेमा। अब यहाँ सवाल बनता है कि सिनेमा में वो क्या है जो आर्ट नहीं है? सबसे पहले शोले जैसी फिल्म भी एक कागज पर लिखी जाती है ना? तो स्क्रीन प्ले राइटिंग इटसेल्फ इज एन आर्ट। साहित्य। एब्सोल्युटली। ठीक है, अगर उसका आर्ट आपके आपके पास नहीं है, अगर सलीम जावेद के पास नहीं है, तो आप वो लिख ही नहीं पाएगा, उसके पास वो आर्ट है। स्क्रीन पे राइटिंग इज एन आर्ट। अब कैमरा वर्क, कैमरा जो काम करता है, दैट इज एन आर्ट। करेक्ट। ठीक है, उसके Right. बाद जब एडिटिंग होता है तो एडिटिंग इज एन आर्ट। एडिटिंग में ही स्टोरी टेलिंग होती है, नरेशन आता है, दैट इज एन आर्ट। ठीक है, जी। लाइट का जी। जितना काम होता है सिनेमा में, वो एक आर्ट है, उसकी पढ़ाई एफटीआई में कराई जाती है। साउंड का अपना एक आर्ट है, उसका एक कोर्स होता है 3 साल का, 4 साल का, जिसका एक बच्चा कोर्स करता है जामिया में, एफटीआई में, है ना? तो सिनेमा का कौन सा एस्पेक्ट ऐसा है जो आर्ट नहीं है? ये सवाल सोचना चाहिए। यहाँ से आज हम लोग की बातचीत का प्रस्थान या डिपार्चर पॉइंट होना चाहिए कि अगर सिनेमा के सारे एस्पेक्ट में सब कुछ आर्ट है, सिनेमा बनने के बाद आप इसको डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, हालांकि वो भी एक आर्ट है, हर किसी की फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लेता, है ना? तो गौतम जी, एक जी, आप प्रश्न है यहाँ बताइए। पे, जो आप कह रहे हैं कि जैसे साउंड भी आर्ट है और एडिटिंग भी आर्ट है, तो वो आर्ट ज्यादा है या क्राफ्ट है? नहीं, वो आर्ट ज्यादा है, वो क्राफ्ट नहीं है। क्राफ्ट और आर्ट में ये फर्क है कि अगर एक डोरी पर कोई बच्ची चल रही है तो वो क्राफ्ट है। अच्छा। ठीक है, अगर अगर हम पेट पे एक कपड़ा रखे, उस पर रस्सी लेकर के आसमान की ओर लिए हुए हैं और वो बांस की बल्ली गिर नहीं रही है, तो वो क्राफ्ट है, वो कौशल है। लेकिन अच्छा। आर्ट या कला वो है जो हमारे एक खास फैकल्टी से आती है। आर्ट रिक्वायर्स, सिनेमा आर्ट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज। ये हमारे जो पूर्ववर्ती बड़े फिल्मकार हुए हैं, उन्होंने कहा, या तारकोवस्की की लाइन है कि आर्ट हाँ। रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज। तो इसके लिए सिर्फ अभ्यास की जरूरत है कि आप धागे पर साइकिल चलाएं या और चीजें। ये कौशल है, क्राफ्ट है। आप कोई घड़ा बनाते हैं, उस पर ड्रॉ करते हैं, आप रंगोली बनाते हैं, सब क्राफ्ट है। लेकिन हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आर्ट जहां से आती है, एक आर्टिस्टिक फैकल्टी है, जहां पर थॉट की भूमिका कम है, इमेजिनेशन की भूमिका ज्यादा है, और हर किसी के पास ये प्रतिभा नहीं होती वो इमेजिन कर पाए और कुछ इनोवेट कर पाए, क्रिएट कर पाए। ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि सिनेमा जी। का हर एस्पेक्ट आर्ट है। इसलिए आर्ट सिनेमा जैसी कोई चीज अगर कहना, ये अपने आप में बोल ही दें कि ये बेवकूफी है। कमर्शियल करेक्ट। सिनेमा है, लो बजट, हाई बजट। ठीक है, चाहे वो महबूब बनाए, चाहे ऋषिकेश मुखर्जी बनाए, चाहे कोई भी बनाए। जी। अब है कि सिनेमा सिनेमा है। एक और फर्क लोगों ने खत्म कर दिया है, फीचर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री। इसको भी लोगों ने कर दिया कि फिल्म एक फिल्म है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन का भी की भी पॉसिबिलिटी होती है, और कहानी की भी, स्टोरी की भी, फिक्शन की भी होती है। इसे फिक्शन और नॉन फिक्शन के भेद को भी, थ्रेड को भी मिटा दिया गया है। इस पर भी हम अभी देखेंगे कैसे। अब आता है कि सिनेमा आर्ट फिर है क्या। तो जैसे पेंटिंग में पेंट ब्रश की जरूरत होती है, लिटरेचर में राइटिंग के लिए कलम की जरूरत होती है, वैसे सिनेमेटोग्राफी एक वो आर्ट है जो सिनेमा को जन्म देती है। ये जो शब्द है सिनेमेटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी, ये फोटोग्राफी से भिन्न है। इसको हम लोग एक जल्दी से समझ लें कि ये जी। हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस इज सिनेमेटोग्राफिक इमेज एंड दैट इज फोटोग्राफिक इमेज। फोटोग्राफी क्या है कि जो सामने हम देखते हैं उसको क्लिक करते हैं। ठीक है, जी। अच्छा, अब क्या है कि जब मान लीजिए हर कोई घूमने गया है पहाड़ों में, वहाँ पहाड़ों में बहुत अच्छी खूबसूरत वादियां हैं, हसीन वादियां हैं, बल्कि ट्यूडिनस वादियां हैं अगर कहें, और वहाँ पर हवाएं चल रही हैं, पौधे दरख्त उसमें हिल रहे हैं, और बहुत नीला आकाश है, बहुत खूबसूरत लगा, आपने उसको मोबाइल पे या फोटो में क्लिक कर दिया। दिस इज फोटोग्राफिक इमेज। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, वो उसके आगे लोग नहीं सोच पाते हैं, उसको आर्ट स्कॉलर्स सोचते हैं। क्या हुआ कि जो हवा चल रही थी पौधों के पास, जो ब्लोइंग विंड था, जो इसमें म्यूजिक था, वो वहां पे स्टॉप हो गया। यानी आप एक लिविंग इमेज को या लिविंग लाइफ को आपने डेड इमेज में बदल दिया फोटोग्राफी में। अच्छा। ठीक है,
तो आपने इस जो डेड इमेज, हालांकि ये बात भी हमारे विश्व के कई स्कॉलर्स ने ये बात कही है, जो मैं भी कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, कि हम लोग जब फोटोग्राफी करते हैं तो हम लोग एक लिविंग थिंग को डेड इमेज में बदल देते हैं। ठीक है, सिनेमेटोग्राफी यही नहीं करता। सिनेमेटोग्राफी क्या करता है, उसमें अपनी इमेजिनेशन से कुछ और ऐड करता है और उसको मूविंग इमेज को और बढ़ाता रहता है, ताकि उसकी लाइफ उतनी तो रहे ही जो थी, जो ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी गई थी, प्लस उसमें आर्ट भी ऐड हो। उसको सिनेमेटोग्राफी की इमेज कहते हैं। हालांकि वो भी सररियल इमेज जो हम लोगों ने पेंटिंग में डिस्कस किया था, उससे भी अलग होता है। सिर्फ समुद्र के किनारे कोई लड़की पियानो बजा रही है तो एक सिनेमेटोग्राफिक इमेज नहीं हुआ। सिनेमेटोग्राफिक इमेज का मतलब है आप कहना क्या चाहते हैं, आपके पास कहने के लिए कुछ है कि नहीं। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा इंगमर बर्गमैन कहते हैं, विश्व के एक बड़े फिल्म मेकर, कि अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो आपको फिल्म नहीं बनानी चाहिए। तो फिल्म मेकर वो होता है जिसके पास कहने के लिए कुछ है, उसके पास वो आइडिया है या नहीं, है ना। जैसे आइडिया का मतलब ये होता है कि हमने न्यूज़पेपर में कोई एक इमेज देख लिया या कोई खबर पढ़ ली, उस पर फिल्म बना दिया। जैसे अभी अभी 2021 में नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई है, टू नाम से सतीश तरह की फिल्म है। लेकिन इस टू में ये होता है, कई बार ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो शरीर से जुड़े हुए होते हैं, अलग नहीं हो पाते, वो साथ साथ ही चलते हैं। इसको लेकर उन्होंने टू फिल्म बना दी अभी इसी साल, क्योंकि इसके पीछे कोई आइडिया नहीं है ना। अब यहाँ पर आकर के जब हम लोग सिनेमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं, वहां पर आके सिनेमा दो कैटेगरी में बदल जाता है। अभी जो हम लोग बनाए हुए हैं कॉमर्शियल और आर्ट, वो होता ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि सिनेमेटोग्राफिक आर्ट के लेवल पर जो फोटोग्राफी नहीं है, जहां पर लिविंग मूविंग इमेजेस हैं, वहां पर दो कैटेगरी फिल्म डायरेक्टर्स की बन जाती है। एक वो कैटेगरी है जिन लोगों का सिनेमा की उम्र 120 साल हो गई है। अगर सबसे पहले वाटसन ब्रदर्स ने फिल्म मूविंग इमेजेस की खोज की और उसके बाद हम लोग चले आए हैं, तो अगर मोटा मोटा पकड़े तो 100 साल और 20 साल, 120 साल की उम्र हो गई है। इसमें वो फर्स्ट कैटेगरी आती है। फर्स्ट कैटेगरी के जो फिल्म मेकर्स होते हैं वर्ल्ड के, क्योंकि ये फिल्म मीडियम डायरेक्टर्स मीडियम है, थिएटर एक्टर्स मीडियम है, ये भी एक फर्क हम लोग को क्लियर रहना चाहिए। तो जो डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है, वो क्या करता है, फर्स्ट कैटेगरी के जो जिसमें कि 120 साल गुजर गए हैं, वो क्या करता है कि जो चीज वो अपनी दुनिया में अपने आसपास देखता है, जो रियलिटी उसको दिखाई देती है सेंसेस से, एम्पिरिकली, उसको वो इस आर्ट मीडियम में ट्रांसलेट करता है। इस तरीके से वो रियलिटी रिप्रोडक्शन करता है। जो कुछ भी वो देख रहा है, सामने कोई घटना हो गई, उसको फिल्म माध्यम में लाता है। ये वो कैटेगरी है जिसकी उम्र ऐसी फिल्मों की 120 साल हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको याद होगा कि कुछ साल पहले मतलब फिर भी 40-50 साल पहले, बिहार के भागलपुर में कैदियों को अंधा किया गया था। ठीक, इस घटना के आधार पर प्रकाश झा ने फिल्म बनाई गंगा जल। ये रियलिटी रिप्रोडक्शन है। तो विश्व में जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, वो इस फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, जो चीज हो चुका है उसके ऊपर फिल्म बनाते हैं। इसी में ये चीज भी जुड़ती है, साहित्य, जो साहित्य पर आधारित फिल्म बनाते हैं। विलियम गोल्डिंग के नॉवेल पर फिल्म बना लिया, विभूति भूषण बंदोपाध्याय के नॉवेल पर बना लिया, किसी साहित्य पर आधारित फिल्म, ये फर्स्ट कैटेगरी में ही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कमर्शियल सिनेमा या मेन स्ट्रीम सिनेमा। क्लियर हो गया। अब एक दूसरी कैटेगरी भी है, वो प्योरली सिनेमा के प्यूरेस्ट फॉर्म की ओर जाते हैं और सिर्फ सिनेमेटोग्राफ की ओर देखते हैं। सिनेमेटोग्राफी वेट करती है अपने पोएट का कि वो आएगा और वो आकर के अपने भीतर की जो दुनिया है उसको सिनेमेटोग्राफी के थ्रू कहेगा। इसको पोएटिक सिनेमा कहा गया, इसको क्लासिक सिनेमा कहा गया, जिसको हम लोग मास्टरपीस कहते हैं। ऐसे सिनेमा की उम्र अभी बहुत कम है, इसकी उम्र अभी 120 साल नहीं हुई है। हाँ, तो इस तरह के जो फिल्म मेकर्स हैं, वो पूरे विश्व में, पूरा विश्व उनको जानता है। हमारे देश के जो बड़े फिल्म मेकर हैं, वो उनका नाम बार बार अपने इंटरव्यूज में बोलते रहते हैं। जैसे सत्यजीत रे का कोई भी इंटरव्यू सुनिए तो बार बार बोलते रहेंगे, बर्गमैन, फेलिनी, गोदार, कुरोसावा, ब्रेसॉन, बार बार बोलते हैं। लेकिन बर्गमैन, फेलिनी, गोदार, ब्रेसॉन कभी भी सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक
और मृणाल सेन नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं हम लोग को छोटा कर रहे हैं, वहां सिर्फ है कि वो जो एक स्टैंडर्ड है फिल्म आर्ट का, उस जगह तक अभी भारत की फिल्में नहीं पहुंच पाई है। अच्छा। भारत के कुछ लोगों ने अप्रोच किया, उन्होंने ब्रेसों की सिनेमा देखा, उसको सीखा, जाना, उनको अपना गुरु माना, और ऐसे लोगों ने भी भारत में फिल्म बनाई, जिनमें हम नाम ले सकते हैं मणिकौल और कुमार शानी का। ऐसे ही गुरुओं की स्टूडेंट है मीता वशिष्ठ। तो हम लोग ये देखेंगे कि दूसरी तरह की सिनेमा में क्या होता है, जिसको कुछ लोग बोलते हैं समझ में नहीं आता है। पहली बात तो वो ऑडियंस की परवाह नहीं करते, ऑडियंस क्या चाहता है इस बात को ध्यान नहीं रखते। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं चाहते कि उनकी फिल्में ऑडियंस द्वारा नहीं देखी जाए, दरअसल वो ऑडियंस के भीतर के का जो इंट्रिंसिक और इनेट वर्ल्ड है उसी को दिखा रहे होते हैं। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वेद जो है वो पब्लिक के लिए ही है, लोगों के लिए वो ज्ञान है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, इसमें वेद की गलती नहीं है। हाँ, वर्ल्ड में ये जो फिल्म मेकर्स हुए हैं, जिनको हम क्लासिक फिल्म मेकर्स कहेंगे, क्योंकि एक अनुप्रास अलंकार बन जाएगा कमर्शियल और क्लासिक। तो क्लासिक फिल्म मेकर्स में आते हैं इंगमर बर्गमैन, फेडरिको फेलिनी, एंटोनियोनी, रॉबर्ट ब्रेसॉ, अकीरा कुरोसावा। इनके ठीक बाद एक नेक्स्ट जॉनर आता है आंद्रे तार्कोव्स्की का, और उसके बाद का नेक्स्ट जॉनर आता है क्रिस्टोफ किस्लोस्की का। यानी बर्गमैन को अगर हम एक स्कूल, एक जॉनर कहें, उसके बाद आता है इसी क्लासिक सिनेमा में आंद्रे तार्कोव्स्की का। बर्गमैन स्वीडिश थे, तार्कोव्स्की रशियन थे, और उसके बाद पोलिश फिल्म मेकर आते हैं क्रिस्टोफ किस्लोस्की। ठीक है, तो ये वो दूसरी दुनिया है जो एक्चुअली आर्ट का प्यूरेस्ट फॉर्म लेकर सिनेमा में आए हैं, और उनकी फिल्म के रिफ्लेक्शंस हमें भारत की बहुत सारी फिल्मों में अब देखने को मिल सकता है, चाहे वो अपर्णा सेन की फिल्म हो, चाहे वो ऋतुपर्ण घोष की फिल्म हो, किसी भी मॉडर्न आप फिल्म मेकर को देखेंगे, अगर आप इन फिल्मों को देखे रहेंगे तो। जैसे मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि अगर आपको बर्गमैन की, पहले तो आपको विश्व के 20 क्लासिक फिल्म मेकर्स को हमें जानना चाहिए, उनकी कम से कम 3 या 6 फिल्में देखनी चाहिए। जैसे मैं भी रेफर करूंगा कि आप अगर बर्गमैन की फिल्म देखनी है तो उनकी पहले चेम्बर ट्रिलॉजी हम देख सकते हैं, जो 61, 62, 63 में उन्होंने बनाई थी, जिनके नाम है थ्रू ए ग्लास डार्कली, ये बाइबल की लाइन है। उसके बाद आता है विंटर लाइट, उसके बाद आता है द साइलेंस। फिर आप उनकी पर्सोना फिल्म देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। फिर उसके साथ क्राइज एंड विस्पर्स हम देख सकते हैं, फिर ऑटम सोनाटा देख सकते हैं। ये कुछ फिल्में बर्गमैन की हम देख सकते हैं, ये अवेलेबल हैं इंग्लिश सबटाइटल के साथ यूट्यूब पर भी। तो उससे हम बर्गमैन की दुनिया को देखते हैं, वहां पर रियलिटी रिप्रोडक्शन नहीं, बर्गमैन का जो इनर वर्ल्ड है वो हमसे शेयर कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि आपके भीतर भी ये सब चीजें हैं, आप एक्सप्लोर करिए एक नए मनुष्य होने के लिए। वहां So पर is the subconscious or the unconscious layers of the mind, or what is it? नहीं, वो उसमें नहीं जा रहे हैं, वो बताना चाहते हैं कि आप उन प्रॉब्लम्स को लेकर के कंसर्न होइए जो वर्ल्ड के 3000 साल के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑफ गॉड, प्रॉब्लम ऑफ डेथ, प्रॉब्लम ऑफ इविल, प्रॉब्लम ऑफ लव, प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप। ऐसे चीजों को लेकर वो डिस्कस करते हैं अपनी फिल्मों में, जो सबके लिए, हर व्यक्ति इससे जूझ रहा है। A universalization level that we talk only about the mostly about us. मेरे ख्याल से ये तो रस के लिए कहा जाता है, रस के लिए हमारे जो संस्कृत में शब्द है साधारणीकरण, वहां पर हम लोग जो इंडिविजुअल चीजें होती हैं उसको हम लोग यूनिवर्सलाइज करते हैं, साधारणीकरण होता है। लेकिन बर्गमैन क्या कर रहे हैं, वो हमारे भीतर एक्चुअली हमको क्या जानना है और क्या करना है उस तरफ इशारा करते हैं अपने फिल्म आर्ट के द्वारा, ज्ञान नहीं देते, उपदेश नहीं देते। ठीक इसी तरह से उसके बाद के जॉनर में आते हैं आंद्रे तार्कोव्स्की। तार्कोव्स्की बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल लेके आते हैं और डॉक्यूमेंट्री और फिक्शन फिल्म के भेद को मिटा देते हैं। अगर आप उनकी फिल्म देखें आंद्रे रूबलिएव, ये पहली फिल्म है जो ब्लू रे में पहली बार ट्रांसफर हुई थी। इस फिल्म को अगर आप देखें तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं या फिक्शन फिल्म देख रहे हैं। तो उनकी हाँ, आंद्रे रूबलिएव, उन्होंने 8 फिल्में ही बनाई है और पूरे विश्व में वो बार बार रेफर किए जाते हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि कहीं मेरी इमेज तारकोव्स्की जैसी तो नहीं हो जा रही है, इतना उनका प्रभाव है पूरे विश्व में। तो उनकी 2-3 फिल्में आप चाहें तो देख सकते हैं, जैसे मिरर है, स्टॉकर है,
ये दोनों फिल्में आप चाहें तो देख सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी दिनों में उन्होंने बनाई थी नॉस्टैल्जिया और सैक्रिफाइस। तो ये हम लोग तारकुवस्की की फिल्मों से भी गुजर सकते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि सिनेमा की स्टडी, फिल्म आर्ट की स्टडी किस तरह से की जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जॉनर में आते हैं क्रिस्टोफ किस्लोस्की। क्रिस्टोफ किस्लोस्की उस पीरियड के व्यक्ति हैं जब ग्रीस में वो जो जिन्हें लैंडस्केप इन द मिस्ट बनाई थी, उनका डायरेक्टर का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उन्होंने जो 10 कमांडमेंट्स हैं बाइबल के, उस पर 2 फिल्में बनाई। ए शॉर्ट फिल्म अबाउट लव, ए शॉर्ट फिल्म अबाउट किलिंग। जब ये बहुत पसंद की गई चैनल के लिए, तब उन्होंने इसको 8 और कमांडमेंट्स लेके डेकालॉग बना दिया। तो आप किस्लोस्की की डेकालॉग देख सकते हैं। फिर उन्होंने 3 कलर्स ब्लू, व्हाइट एंड रेड बनाई, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके साथ साथ 1-2 फिल्में और चाहें तो देख लें, जैसे नो तो एंड ये एक लिस्ट फिल्म है। हमको देनी पड़ेगी, आप हमारे हाँ व्यूअर्स को बिल्कुल, भी, जब मुझे हमें भी लगता है कि आपकी बोला जा लिस्ट रहा जरूर है दीजिएगा। तो ये जी रिकॉर्डिंग्स चल रही है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। इसमें से बहुत हाँ सारे जी। व्यूवर्स देखे होंगे। तो एक फिल्म है डबल लाइफ ऑफ वेरोनिक, किस्लोस्की की, देखी जा सकती है। जब आप इन फिल्मों को देख चुके रहेंगे, इस पोएटिक सिनेमा, क्लासिक सिनेमा को देख चुके रहेंगे, तो आप दूसरी फिल्में देखना ही नहीं चाहेंगे। आपको लगेगा कि इसका ये इमेज इनकी फिल्म में है, इसका ये इमेज इनकी फिल्म में है। तो उसके बाद आपको सब स्टैंडर्ड, उसके भी सब स्टैंडर्ड ये लगता चला जाएगा। बिल्कुल टॉप मोस्ट फिल्मों की बात की हमने। और ये पहले सिनेमा आर्ट को हमने एक्सप्लोर किया। 2 ही तरह की फिल्में होती है। एक वो फिल्में होती हैं जिसकी उम्र 120 साल है, यानी कि रियलिटी को फिर से रिप्रोड्यूस करना। और दूसरी वो होती है जिसमें अपनी इनर वर्ल्ड को, जैसे लिटरेचर में कोई व्यक्ति पेश करता है और हमें लगता है कि यही एक्चुअल दुनिया है, इनकी फिल्मों को भी देख के लगता है यही एक्चुअली हमारी दुनिया है। तो वो अपने इनर वर्ल्ड को आर्टिस्टिकली प्रेजेंट करते हैं। वो क्लासिक सिनेमा है, जो भारत में अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई। So the first one is presenting the outer world. Yes, reproducing the outer world. Reproducing the outer world. Exactly. And copying the classic cinema. और ये लिटरेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये क्लासिक कॉपिंग द सिनेमा। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपने वो कौन सी फिल्म थी जिसका लास्ट सीन था कि एक पेड़ पर एक मकान अटका हुआ है, अगर एक साइड में अक्षय कुमार वगैरह लोग हैं और एक साइड में खाली, अगर वो छोड़ देते हैं तो वो गिर जाएगा और सब लोग मर जाएंगे। ये चार्ली चैपलिन की जो गोल्ड रश फिल्म से ली गई है सीन है, तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि ये उस फिल्म से ली गई है, ये उस फिल्म से ली गई है। क्योंकि उनके पास ये लोग एक फिल्म बनाते हैं, ये बर्गमैन या ब्रेसॉन, और उस पर 100 साल तक उसी तरह की फिल्में लोग बनाते ही रहते हैं, वर्ल्ड में बनाते ही रहते हैं। और ऐसी फिल्मों को हम लोग उसी तरह से बार बार देखते हैं। बर्गमैन की फिल्म को, जैसे कोई हम लोग क्लासिक किताब पढ़ते हैं, अगली बार पढ़ने पर भी लगता है पहली बार पढ़ रहे हैं, नया अर्थ आता है, फिर 10 साल बाद फिर पढ़ते हैं और लगता है नया अर्थ आ रहा है। ये वैसी फिल्म है। Absolutely true. ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा, ये तो सिनेमा आर्ट क्या है, इसको हमने जाना। 1 minute, Gautam. I'm just recapitulating. The first is the Ingmar Bergman. I'm not able to pronounce the word also. Ingmar Bergman. Bergman. उनका स्टाइल था presenting the inner world and the poetic idea. उनकी कंपनी का भी नाम था सिनेमेटोग्राफ। उन्होंने सिनेमेटोग्राफी आर्ट का यूज किया। जैसे एग्जांपल, उन्होंने एक्सट्रीम क्लोजअप का यूज किया, उससे पहले कोई यूज नहीं करता था। अच्छा। जो सिनेमा मीडियम है, अब उसके बाद से पूरा वर्ल्ड करने लगा, आज भी कर रहा है। आज भी अगर आप देखते हैं, वाल्टर मूंच को अभी ऑस्कर अवार्ड मिला, जो बहुत बड़े सिनेमेटोग्राफर है। उनकी किताब का नाम है, उनके भाषण का जो टाइटल होता है वो होता है कि एक ब्लिंक ऑफ आई, एक ब्लिंकिंग आंख की होती है, इतना क्लोज तक। इस पर वो पढ़ाते हैं, बताते हैं। वाल्टर मूंच नाम है, उनका नाम है, ऑस्कर मिला है। तो ये आइडिया ही, ये सेंस ही आया है कि सिनेमेटोग्राफी का मतलब ही है कि आप एक एक कितना सूक्ष्म में जा सकते हैं। पोएट्री का मतलब ही सूक्ष्म है ना। ड्रामा में हम लाउडर होते हैं, लेकिन फिल्म में हम सूक्ष्म तक क्यों जाते हैं, सेक्शन क्यों जाते हैं। हो गया, दिस इज लाइक अ स्पिरिचुअल, बिल्कुल स्पिरिचुअल सिनेमा। बिल्कुल तारकोसी का सिनेमा स्पिरिचुअल सिनेमा है, बर्गमन का सिनेमा स्पिरिचुअल सिनेमा है, ब्रेसॉन का सिनेमा तो कह दिया गया है कि ये एस्थेटिक का सिनेमा है, स्पिरिचुअल सिनेमा है। बिल्कुल हाँ, तो ये सूक्ष्मता, एब्स्ट्रैक्शन की ओर जाता हुआ सिनेमा है। और ये एक इमेज देते हैं या एक स्टाइल देते हैं, पूरा वर्ल्ड उसको रिपीट करता ही रहता है, क्योंकि एक्सट्रीम क्लोजअप का सेंस ही नहीं था उससे पहले तक, जो हमारी हॉलीवुड की फिल्में थी। इवन निष्पत्ति होती है। गौतम जी, sorry to interrupt, but one of our viewers are asking that please tell us in which
Hindi cinema, these classic films by Bergman like filmmakers are reflected. जैसे आपने जैसे कहा हाँ, उनके तो ऊपर मुझे लगता है कि हम सीधे इतना नीचे ना आ जाएं, हम थोड़ा हाँ एक जी, फिल्म का हम सत्यजीत रे पर आते हैं, जो हाँ हमारे जी, देश में सबसे ऊपर के फिल्म मेकर्स हैं, है ना? जी, सत्यजीत रे, मृणाल सेन और ऋत्विक घटक, ये हमारे देश के टॉप मोस्ट फिल्म मेकर्स हैं, जिनको पूरी हम्म, विश्व में भी पहचान मिली। अगर आप सत्यजीत रे की एक फिल्म देखें, गोपी गाइन बाघा बाइन, हम्म, ठीक, उसमें एक इमेज है जो थोड़ा सा भी मॉडरेट करके भी नहीं, सेम ले लिया गया है बर्गमैन के फिल्म, जिनका नाम है सेवेंथ सील। ये फिल्म मैं बोलना भूल गया था, ये भी आप देख सकते हैं। सेवेंथ सील में लास्ट में एक डांस दिखाया गया है सिल्यूट में, जो आत्माओं का डांस है, ठीक है, सोल्स का, वो दिखाया गया है। गोपीगंज बाघाबाइन में इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, सेम उसी तरह से उतने ही मिड शॉट में एक पूरा भूतों का डांस दिखाया गया सिल्यूट में। इमेज एग्जैक्टली ले लिया गया है, कुछ चेंज भी नहीं हुआ, ये भी नहीं कि कलर कर दें या क्लोज ले लें या लॉन्ग शॉट में ले लें, एग्जैक्ट इज लिया है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। उससे पहले मैंने अभी एक फिल्म बताई चार्ली चैपलिन का, जो अक्षय कुमार वाली फिल्म है, तो हिंदी सिनेमा आजकल की कम देखता हूँ, पिछले 20-25 सालों की, तो उसमें मैंने अभी एग्जाम्पल दिया जो गोल्ड रश से लिया गया है। ऐसे कोई भी फिल्म आप देख सकते हैं कि उसका वो किसी न किसी का रीमेक ही होगा, एक प्रकार से देखा जाए, है ना? अब थोड़ी देर के लिए हम लोग जब हिंदी सिनेमा की बात और सवाल पूछे जा रहे हैं, एक हाँ, झलक हम लोग भारतीय सिनेमा को देख लो, स्पेशली हमारा जो हिंदी सिनेमा है, साथ साथ पैरेलल और बंगाली, मराठी आदि आदि को भी साथ लेके चलेंगे। लेकिन हिंदी सिनेमा या सिनेमा हमारे यहाँ जो स्टार्ट होता है, वो 1901 से हीरालाल सेन से स्टार्ट होता है, जो क्या करते थे कि जो नाटक होते थे उसको रिकॉर्ड करते थे कलकत्ता में, और तंबू वगैरह लगा के उसको फिर से लोगों को दिखाते थे पर्दे पर। फिर उसके बाद पूरी कहानी हिस्ट्री बन गई ढूंढीराज गोविंद फाल्के की 2012-13 में, जब उन्होंने हरिश्चंद्र बनाई। उस जमाने में अब सभी लोग जानते हैं सारी चीजें कि वो प्रिंट जाता था दूसरे शहर में, और वो जब दिखाया जाता था तो उस शहर के जो गाने बजाने वाले होते थे वो उसी जो प्लेटफॉर्म पर होता था वही बैठे रहते थे, जब गाना आता था तो उसके साथ वो गाते थे, क्योंकि हाँ, साउंड था नहीं। अच्छा, ये सामने। पूरा ऐसे ऐसे पूरी ट्रूप ये चलता रहता था देश भर। अच्छा, अब ये जो एक हम सिर्फ सिग्निफिकेंट पॉइंट को ही अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि 5 या 10 मिनट में इंडियन सिनेरियो हम लोग देख लेंगे, या सिनेमा का जो इंडियन कल्चर मिल्यू है उसके थ्रू हम लोग पास करेंगे। तो पहला तो ये एक सबसे पहली जर्नी शुरू होती है फाल्के साहब से, जब उन्होंने कुछ फिल्में बनाई। अब आप देखिए कि जिन दिनों में फाल्के साहब फिल्में बना रहे थे, वो सब साहित्य था जो हम लोग पढ़े हुए हैं, जिसको हम लोग पर्दे पर देख रहे थे। इनको जी, पर्दे पर देख करके हम अभिभूत हो रहे थे, मुग्ध हो रहे थे, मोहित हो रहे थे। हम देख जी। रहे थे हरिश्चंद्र की कहानी को, हम हम्म देख रहे थे कृष्णावतार देख रहे थे, हम देख हम्म रहे थे वो भस्मासुर देख रहे थे, हम देख हम्म रहे थे वो कालिया दमन देख रहे थे, है ना? हम्म हम्म, इस हम्म, तरह की फिल्में उन्होंने 1913 से लेकर के 23-30 तक बनाई है। बाद में वो थिएटर करने बनारस आए, उन्होंने सिनेमा छोड़ दिया, ठीक है? तो ये जो फिल्में हैं, चाहे वो कृष्ण की कहानी हो, चाहे किसी भी कहानी हो, ये सब किताबों में लोग उस जमाने के लोग पढ़े थे, पर्दे पर देख करके बिल्कुल अचंभित हो रहे थे, अवाक, एक मैजिक था। हाँ, दर्शन हो। उसी 2000 1912 13 14 15 16 में उतने ही सीमित संसाधनों में उसी तरह की कोशिशों में चार्ली चैपलिन भी फिल्म बना रहे थे। वो किसी हाँ, साहित्य पर बेस नहीं था, जो अभी मैंने सिनेमेटोग्राफी की बात की, वो राइट। किसी साहित्य कहानी पर बेस नहीं होता था। उस वक्त में 1912 13 14 15 16, जिस वक्त हमारे यहाँ ये कृष्णावतार और कालिया दमन बन रहा था, उस वक्त जी, वो उन्होंने एक कॉमन मैन क्रिएट कर दिया था। ऐसा कॉमन मैन जिसकी अपनी स्टाइल है और पूरे वर्ल्ड में लोकप्रिय हो चुका है, और जितने भी सोशल और पॉलिटिकल इश्यू पर वो कमेंट करता है, और उसके कमेंट करने का ढंग जो है वो इतना आर्टिस्टिक है कि एक सामान्य से बच्चे को लेकर फिलोसोफर तक को सबको वो अपील करता है। ऐसा वो क्यों कर सके? क्योंकि उनमें प्रतिभा थी। उन्होंने जी, साहित्य नहीं लिया और उसको रिप्रोड्यूस नहीं किया पर्दे पर। अब हम आगे बढ़ते हैं 1921 वगैरह के आसपास कोल्हापुर में, सभी इस सब गूगल में मिल जाएगा कि वी शांताराम बाबू भाई पेंटर के साथ फिल्म वगैरह बनाने लगे। वो बना के, वो कोल्हापुर में जन्मे थे, उन्होंने फिल्म का अपनी कंपनी बनाई है, फिल्म बनाने लगे। और 1929 में, अभी फिल्म बोलने वाली थी 31 में, उससे पहले उन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी बनाई, तो और सब लोग उसको प्रभात स्टूडियो के नाम से जानते हैं। वो और उनके 4 मित्रों ने मिलकर के बाकायदे इसको कोल्हापुर में ही बनाई, और प्रभात फिल्म कंपनी जो आज पूना फिल्म इंस्टीट्यूट है,
वहां पर वो इसको उसमें कई अच्छी अच्छी फिल्में देने लगे। उन्होंने मराठी में एक फिल्म बनाई थी मानुष, जिसको चार्ली चैपलिन ने रिपीटेडली अप्रिशिएट किया। अच्छा। मानुष अवेलेबल है। और हाँ। उसके बाद उन्होंने वी शांताराम की जो 29 में फिल्म कंपनी बनाई, वो डिसॉल्व हो गई आगे चल के 42 में खत्म, वो उससे अलग हो गए। और उन्होंने फिर राज मंदिर, ये राजकमल कला मंदिर नाम से फिर अपनी दूसरी कंपनी बनाई। अब आप देखिए 31 से हमारे यहाँ साउंड आ जाता है। 31 में हमारे भारत में एक और बड़ा स्टूडियो बनता है। हम सिर्फ सिग्निफिकेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं। बंगाल में न्यू थिएटर्स, सारे अच्छी फिल्में, अच्छे आर्टिस्ट वहां से निकलते गए। वहीं के लोग फिर बॉम्बे में भी है न्यू थिएटर्स, जिसमें सबसे पहले आते हैं पीसी बरुआ, प्रमथेश चंद्र बरुआ। ये 31 में हुआ जब आलम आरा हमारे रिलीज। तो 29 में वी शांताराम की फिल्म कंपनी थी, जो बाद में 42 में उससे अलग हो गए। 31 में न्यू थिएटर्स की सारी फिल्में पूरा देश देखने लगा, ठीक है। और उसके बाद 34 आते आते बॉम्बे टॉकीज की स्थापना हिमांशु रॉय ने कर दी देविका रानी के साथ। तो ये 3 हमारे यहाँ के सबसे पिवोटल फिल्म कंपनीज थे, स्टूडियोज थे। और बॉम्बे टॉकीज तो उस समय का सबसे अत्याधुनिक था, अल्ट्रा मॉडर्न कहा जाता था स्टूडियो को, जिसमें अशोक कुमार लॉन्च हुए। 34 की बात है जब जीवन नैया और अछूत कन्या एक साथ रिलीज हुई। अब इस बीच ये 37 जब आया तो भारतीय सिनेमा में एक नया पड़ाव आया, एक नया मोड़ आया, जब पीसी बरुआ की फिल्म रिलीज हुई मुक्ति। इसको हमारे देश की पहली पॉलिटिकल फिल्म कही गई, क्योंकि इसमें देश आजाद नाम होने की किससे तरफ। बताइएगा? मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। अच्छा। हाँ, है ना, जी। इमेंसिपेशन। तो मुक्ति फिल्म पीसी बरुआ की 37 में आई। 37 के आसपास ही सारे लोग, मिनर्वा मूवी टोन बनाई आपके ये सोहराब मोदी ने, वो भी काफी हिट हुई उस जमाने में। तो कई प्रकार की चीजें चलने लगी थी आवाज आ जाने से भारत में। और ये 30s 40s ही था जब सिनेमा बिल्कुल अपने खूबसूरत रूप से टर्न कर रहा था। जैसे कि हॉलीवुड में एल्फ्रेड हिचकॉक आ गए थे, एक्ट्रेस में हमारे यहाँ इंग्रिड बर्गमैन आ गई थी, वो भी स्वीडिश थी। तो हिचकॉक की फिल्में पूरे 40s में पूरे वर्ल्ड में लोग देखी जा रही थी इंग्रिड बर्गमैन के साथ। उसी समय जब 42 में वी शांताराम ने ये अपना प्रभात फिल्म कंपनी छोड़ा और राज कमल बनाया, उसी समय 43 में फिर एक नया टर्न आया। एक फिल्म मेकर थे, उनका नाम था ज्ञान मुखर्जी, बनारस के थे। उन्होंने पहली बार विलेन का कॉन्सेप्ट दिया फिल्म में। ये वो समय है 36 से 43 के बीच का, जब कुंदन लाल सहगल हमारे टॉप मोस्ट सिंगर के जो एक्टर थे, उनकी फिल्म प्रेसिडेंट मुक्ति के बाद सबसे ज्यादा पैसा कमा रही थी और सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन किया जा रहा था। प्रेसिडेंट कुंदन लाल सहगल को आप यंग रूप में देख सकते हैं। उसी समय ज्ञान मुखर्जी ने विलेन का कॉन्सेप्ट ऐसे दिया कि जो नायक होगा वही विलेन होगा। इसको हम ऐसे समझे कि जब अमिताभ बच्चन एक नया कल्ट लेके आए कि वो हीरो होके भी विलेन है, और जो एक्चुअल विलेन उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं, है ना। अगर हम दीवार और त्रिशूल में देखें तो वो नायक नहीं है, वो प्रतिनायक है जो खलनायक से लड़ रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो आइडिया, ये सबसे पहले अशोक कुमार को लेके ज्ञान मुखर्जी ने 43 में दी थी। फिल्म थी किस्मत। और आप इस फिल्म को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कितनी सरलता से, सादगी से हमारे देश में फिल्म बनती थी, जिसको हासिल करने में फिल्मकार पूरा जीवन बिता देता है। वहां पर अशोक कुमार अगर लोगों के पॉकेट से कुछ घड़ी गायब करता है तो बगल में पुलिस कमिश्नर भी खड़ा है, और वो जब डेविड को सारी चीजें लौटाते हैं तो वो भी वही है। लेकिन तीनों की जो बातचीत है उसमें कोई स्टाइल नहीं है शत्रुघ्न सिन्हा की तरह या किसी और की तरह, वो सहज ही बात कर रहे हैं। तो उस जमाने में ये जो 40s की फिल्म अगर आप देखें तो उसमें ज्ञान मुखर्जी ने ये जो किस्मत बनाई, तो उसमें नई बात आई कि कैसे हम सीन को ल्यूसिड कर सकते हैं। नलिनी जयवंत, अशोक कुमार, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, कुंदनलाल सहगल के बाद अब 50s शुरू होने वाला था, देश आजाद हो चुका था, और हमारे यहाँ फिर राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार आ गए। इन्होंने अपना सिक्का पूरा जमाया और 50s हमारे यहाँ एक 30s से जो गोल्डन थॉट आया था, जिस वजह से हमारे 30s और 40s को इंडियन सिनेमा का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसी फिल्में बनी जिस तरह की फिल्में बन नहीं सकती है, जैसे संत तुकाराम। तो जो मराठी संत हुए हैं उन लोगों पर बेस करके कई ऐसी फिल्में बनी जिनको जो कलात्मक मूल्य भी अच्छे थे और कंटेंट भी अच्छा था। इससे हमारे यहाँ स्वर्ण युग कहा गया 30s 40s को, क्योंकि उसमें जो चीज एक बार बन गया उसी आइडिया को हम
2020 तक लेके आ रहे हैं। तो 50s में ये 3 हमारे नायक आए, फिर आपको सारी कहानी मालूम है, हिस्ट्री बनी कैसे महबूब साहब और के आसिफ ने मुगल आजम और मदर इंडिया, उसके बाद फिर 60s में राजकुमार, शम्मी कपूर और सारे लोग, मनोज कुमार और फिर शशि कपूर और जॉय मुखर्जी, एक पूरा विश्वजीत एक दौर आया। अभी 70s छूने से पहले राजेश खन्ना आ गए और फिर अमिताभ बच्चन आ गए, उसके बाद की कहानी बोलने की जरूरत नहीं। ये पूरा इंडियन सिनेमा का एक सीन है। गौतम जी, जी बहुत फास्ट और बहुत सारा सब कुछ आपने कहा, क्योंकि समय ही नहीं है। मगर आई रियली विश that you are able to explain your completely different genre of filmmaking so that we are able to watch. Please educate us on how we should watch that particular genre of हाँ, filmmaking. मैं आता हूँ, मैं पिछले 1 दशक से फिल्में बना रहा हूँ, तो ये उस लाइन की फिल्में हैं जिसको कि हमारे पूर्वज यानी कि बर्गमैन, यानी कि ब्रेसॉन, यानी कि टार्कोवस्की, किस्लॉवस्की, यानी कि मणिकौल कुमार शानी बना गए। कुमार शानी अभी भी हैं, और अगर इस कुमार शानी की फिल्मों को हमें देखना चाहिए, जैसे कि ख्याल गाथा हम देख सकते हैं, माया दर्पण देख सकते हैं, हम मणिकौल की फिल्म देख सकते हैं, जैसे कि ध्रुपद देख सकते हैं, आदि आदि, है ना। तो अब क्या है कि इसमें सिनेमेटोग्राफी, एक सिनेमेटोग्राफ जो आर्ट मीडियम है, गौतम चैटर्जी को फिल्म बनानी है। गौतम चैटर्जी के पास कहने के लिए कोई बात है कि नहीं? जी। अगर कोई बात है तभी उनके गुरु बर्गमैन ने कह दिया कि मत फिल्म मत बनाए, तभी बनाइए। तो गौतम चैटर्जी को अपने इनर एक्सपीरियंस से अगर लगता है ये बात हम शेयर करेंगे तो लोगों का कल्याण होगा, लोक कल्याण होगा, अच्छा लगेगा, और आर्टिस्टिकली कहेंगे, तो एक हमने फिल्म बनानी शुरू की और उसको एक स्टाइल ढूंढनी शुरू की। जब तक हम अपनी फिल्म लैंग्वेज नहीं बनाएंगे और वो बर्गमैन और तारकोवस्की जैसी होगी, तो वो एक और फिल्म हो जाएगी बर्गमैन जैसी, ना। तो हमको एक और फिल्म नहीं बनानी है। तारकोवस्की ने भी मिरर में एक शॉट देखा कि वो फिल्म का शॉट जो है एक्सट्रीम क्लोजअप, जिसमें उनकी माँ थी, वो बिल्कुल बर्गमैन जैसा हो जा रहा था, तो उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे एक और बर्गमैन नहीं बनना है, मैं इस बनने नहीं आया हूँ। तो उसी तरह से मैं एक और तारकोवस्की या किस्लॉवस्की बनने में नहीं आया हूँ, एक और ब्रेसा या कुमार शानी बनने नहीं आया है ना। तो हमने एक काम किया कि नाट्य शास्त्र के जो एलिमेंट्स हैं वो लिया, जिसको हमने सिनेमा में अप्लाई किया, फिल्म आर्ट में, एक बार। दूसरा, हमने देखा एक भारत में हम दुनिया को क्या देख सकते हैं। अगर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो उन्होंने प्रेयर दिया, गीतांजलि दिया। जब अल्फ्रेड हिचकॉक का जमाना था तो सत्यजीत रे ने पौथिर पांचाली दिया। तो हम भारत की ओर से इंटरनेशनल फिल्म सिनेरियो में क्या दे सकते हैं जो कि उनके देश में नहीं है। तो मैंने देखा हमारे पास संतों की एक ऐसी परंपरा रही है जो खास भाषा में बोलती रही है, वो है संध्या भाषा, इसको अंग्रेजी में ट्वाइलाइट लैंग्वेज कहते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं ट्वाइलाइट लैंग्वेज को हम अपनी फिल्म स्टाइल बनाए, और फिर मैंने ट्वाइलाइट फिल्म्स कहा इनको, अपनी पोएटिक सिनेमा को, अपने क्लासिक सिनेमा को, और इस ट्वाइलाइट लैंग्वेज में मैं अपनी फिल्म में बना रहा हूँ। So your film is film or poetry? पोएट्री है, क्योंकि पोएट्री ये हम लोग जैसे पहले नाट्यशास्त्र जब बोले हैं तो ये समझ लें कि ड्रामा जो को भरत मुनि ने विजुअल पोएट्री कहा है, दृश्य काव्य। हाँ, करेक्ट, दृश्य काव्य। तो टेक्निकली जो सिनेमेटोग्राफी की जो टेक्निक है उसके थ्रू सिनेमा भी दृश्य काव्य है, पोएटिक सिनेमा है। और ये पोएटिक सिनेमा वर्ड तारकोवस्की ने अपने किताब टाइम विद इन टाइम में यूज किया है, स्कल्पटिंग इन टाइम में यूज किया है, उनकी किताब हम लोग पढ़ सकते हैं। और हमारे यहाँ तो दृश्य काव्य शब्द 2500 साल पुराना एक टर्म है। तो ये हुआ ट्वाइलाइट सिनेमा जो मैं बनाता हूँ, इससे करीब 200 फिल्में यूट्यूब पर है मेरे चैनल पर। अब हम जो बात कर रहे थे, फोकस कर रहे हैं कि जो आज का सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो हम लोग फिल्म आर्ट पर बात कर रहे हैं। फिल्म आर्ट का मतलब है सिनेमेटोग्राफिक आर्ट, जिसके लिए हमने बर्गमैन का नाम लिया, तारकोवस्की का नाम लिया, ब्रेसॉ का नाम लिया। ब्रेसॉ स्कूल में, ब्रेसॉ एक बार दोस्तोवस्की की एक कहानी पर फिल्म बना रहे थे, जिसको हमारे भारत से कुमार शानी उनके पास गए, शूट के दौरान रहे, और कुमार शानी और मणिकौल फिल्म इंस्टीट्यूट के टीचर्स थे, उनके प्रिंसिपल थे ऋत्विक घटक। तो कुमार शानी और मणिकौल की फिल्मों में ही हम मीता वशिष्ठ को देखते हैं। और अगर आपने मीता वशिष्ठ की फिल्में देखी हैं, हम लोग बहुत जल्दी कमर्शियल सिनेमा के चले जाते हैं और चांदनी में की बात करने लगते हैं, तो उससे पहले वो फिल्में आ चुकी हैं और कमर्शियल फिल्में आ चुकी हैं। वो सिद्धेश्वरी फिल्में आ चुकी थी 89 में, इसकी शूटिंग बनारस में 88 में हुई थी,
वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 88 की पास आउट हैं और उन्होंने 89 से ये जो जर्नी शुरू की थी सिद्धेश्वरी, हमें ये जानना चाहिए थोड़ा सा रुककर कि उन्होंने 87 में एक फिल्म की जिसका उल्लेख बहुत कम होता है। 87 की फिल्म अगर आप देखें या कोई भी देखे, वो मीता वशिष्ठ के एक्टिंग ब्रिलियंस का हमेशा के लिए मुरीद हो जाएगा। अमेजिंग। उस फिल्म का नाम है वार वार वारी। इसका नाम आपने सुना है? नहीं। ये फिल्म शूट के स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया था और तब ये पढ़ रही थी मीता यहाँ यूनिवर्सिटी में। और इस फिल्म में 3 एक्टर्स हैं और इस फिल्म को सिर्फ आप देखिए, छोटी सी फिल्म है, यूट्यूब में अवेलेबल है, वार वार वारी। कुमार शानी का ब्रिलियंस आप देखेंगे, मीता वशिष्ठ का ब्रिलियंस आप देखेंगे और तब मन करता है कि हम मीता जी से ये पूछें कि ये ब्रिलियंस उनके पास कहाँ से आया, है ना। इसके बाद उन्होंने सिद्धेश्वरी की, जिसकी शूटिंग बनारस में हुई। पीयूष शाह उसमें सिनेमेटोग्राफर थे, फिर अनूप सिंह भी सिनेमेटोग्राफर बने इसी टीम के साथ, कभी मणि कौल, कभी कुमार शानी के साथ। तो ये एक टीम बनती गई और फिल्म इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स तब से लेकर आज तक सब उनके दीवाने होते गए। फिर हम लोगों ने टेलीविजन पे भी मीता जी को देखा, 55 खंबे लाल दीवारें आदि आदि। और अभी अभी ये प्राइम में, ये जो अमेज़न प्राइम के लिए फिल्म बनी है, 26 नवंबर को शायद रिलीज हुई है, मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, उसका नाम है छोरी। छोरी फिल्म में मीता जी की बहुत केंद्रीय भूमिका है। तो ये जो वार वार वारी से लेकर के छोरी तक की उनकी जो जर्नी है, इसमें उनका जो क्रिएटिव ब्रिलियंस है उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। यदि वो समय निकाल के, अभी वो ट्रैवलिंग में है, अगर वो ज्वाइन करती हैं तो हम लोग उनसे इस जर्नी के बारे में कम और उनके एक्टिंग ब्रिलियंस के बारे में या एक्टिंग मैच्योरिटी के बारे में हम लोग उनको सुन सकते हैं। गौतम जी, मेरा एक प्रश्न है जो ऑडियंस से आया है। वो कह रहे हैं कि would like to watch your films, please share information. But since I know you for some time and I have watched some films of yours, there are 2 things that I would like to say over here with utter humility, because मुझे films के बारे में कुछ नहीं पता है। आपकी फिल्म्स देखते वक्त कुछ एक अलग सा खो जाता है आदमी, समझ में कुछ नहीं आता, काफी कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत ध्यान से देखना होता है, तब कहीं कहीं जाके वो अनुभूति परख होने लग जाती है। यू गो इनटू एन एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिल्म. That is one thing, that is my observation, because I don't know in the twilight language what you're trying to say and what am I hearing. So there is probably a gap, or maybe there is no gap, there is nobody to explain that to me. Number one. Number two, as far as today's filmmaking styles go, they are so complicated. एक पूरा शेड्यूल होगा, डायरेक्टर होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, 1000 लाइट्स होंगे, टेक्निकली इतना वो तामझाम होगा, वो ट्रॉली घूमेगी, ट्रेन घूमेगी, ड्रोन घूमेगा, बट योर फिल्म्स आर क्वाइट रॉ इन दैट रिस्पेक्ट, और उसका एडिटिंग भी बड़ा यूनिक टाइप का है। तो थोड़ा सा आप समझाएंगे तो हम, क्योंकि ऑडियंस देखना चाह रहे हैं एंड दे आर, उनकी जिज्ञासा जागृत हुई है। सो आई वुड लाइक यू टू इलैबोरेट ऑन दिस। टू ऐड टू दैट, आई वुड आस्क यू कि आपने जब शुरुआत की थी बताने की कि बर्गमैन की जब फिल्में बनी थी तो इट वाज अबाउट हिज इनर वर्ल्ड, तो अपने बारे में बताना चाह रहे थे। तो अब आप जब मूवीज बनाते हैं तो जैसे उन्होंने सुरुचि जी ने कहा कि कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, तो दीज मूवीज आर मोर स्वांतः सुखाय और दीज मूवीज आर लाइक, आपने जैसे अभी 5 मिनट पहले मेंशन किया that this is to project to the world what we can give to them. So what would you say? नंदिनी जी, मीता जी has come in. हाँ, मीता जी, वेलकम टू इनर कोर्टयार्ड। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आप लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गौतम जी ने आपका काफी कुछ परिचय हमारे व्यूअर्स को दे दिया है ऑलरेडी। मैं सिर्फ उसमें यही ऐड करूंगी कि मैंने शुरू किया था कि आपने कमर्शियल फिल्म्स जैसे चांदनी के साथ में शुरुआत की थी, लेकिन मुझे हमेशा से लगा, मैंने आपकी कई फिल्में देखी हैं एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट योर हार्ट इज मोर इन फिल्म्स। जैसे मैंने भारत की खोज देखा था, तो जो श्याम बेनेगल की हैं, मणि कौल की फिल्म्स हैं या कुमार शाहनी की फिल्म्स हैं, I have always seen, I mean, I have always felt that your heart is more into those films, and this is maybe just a time pass for you, or it is the commercial angle of this thing. तो आप क्या कहना चाहेंगे?
No, acting is never a time pass for me. हाँ, In the sense that once I'm in front of camera, तो वो commercial film हो, art house film हो, super art हो, मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ कि जो डायरेक्टर की विजन है या जो कैनवस का जो माने जो फ्रेम है और उसका जो एम्बिशन है, उसमें उसको समझूं और उसमें खरे तरीके से उतरूं। इतना जरूर है कि आपकी ये बात सही है कि शुरू में जब मैं आई थी 80s में, लेट 80s में, अर्ली 90s में, तो हमारी फिल्म, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड नहीं थी, वो बहुत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थी जिसमें एक अलग किस्म की शक्ल और सूरत की हीरोइन बनती थी। वो टिपिकल ब्लू आई शैडो लगा के और रिबन्स विबन्स बांध के, चनिया चोली पहन के, दैट वाज टिपिकल। तो जो आजकल की जो हीरोइंस हैं, जो मेन स्ट्रीम की यंग हीरोइंस हैं, वो उस समय नहीं थी, और मैं आजकल की हीरोइन उस समय थी ऑलरेडी। पर मैं समझ गई थी कि मैं थोड़ा बहुत ज्यादा समय से पहले आ गई हूँ कमर्शियल इंडस्ट्री। यस, और जब वो समय आएगा कि जो मुझे रोल्स करने और जिस तरीके की मुझे रोल्स करने और जिस तरीके की कमर्शियल फिल्म्स होंगी, वो 20 साल बाद आएंगी और मैं तब 20 साल बड़ी हो चुकी होंगी, तो आई विल नॉट फिट इनटू दैट यंग एक्ट्रेस ब्रैकेट, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। फॉर एग्जांपल, इफ यू सी द रोल्स, मुझे उस समय भी वो इंडस्ट्री बड़ी ओल्ड फैशन लगती थी कि ये क्या है, मुझे देखने में मजा आता था, बट एक्ट्रेस आई डिडंट फाइंड दैट चैलेंजिंग, यू नो, बिफोर योर बट आई जस्ट डिसएग्री अ लिटिल बिट कि जो आप टाइप कास्ट की बात कर रहे हैं कि जो उस समय टाइप कास्ट हो जाते थे कि भाई ठीक है, अगर हीरोइन है तो उसको ऐसा ही लगना है या कुछ भी, which is there today also. I mean, like when I see a movie today, I find most of the, I mean, like heroines की उनका पहनने का, कपड़े पहनने का तरीका एक जैसा है, उनके हाव भाव एक से जैसे, तो टाइप कास्ट तो हर समय में रहा है, पहले भी अभी भी। Except for the era before the, I think जो 70s का era था ना, जब मैं बहुत छोटी थी, उसमें you had Zeenat Aman, then you would have Hema Malini, who are very different from each other. हाँ. You know, and before that also you would would have be there also. and you would have a very distinctive Wahida Rahman ji or a Nargis or a Geeta Bali. These are very different women from each other. Yes, absolutely. और उनके लिए फिल्में अलग से लिखी जाती थी, उनके रोल्स अलग थे। तो जिस समय जीनत अमान थी, उस समय हेमा मालिनी थी, उस समय एक राखी गुलजार थी, और जया बच्चन, जया भादुड़ी थी। सो दीज वर डिफरेंट पीपल इन अ कमर्शियल स्पेस। 70s के बाद का जो फेज आया है 80s का, उसमें सब टाइपकास्ट एक ही तरह की सब थे, माने बहुत ज्यादा फर्क नहीं है एक जूही चावला में और एक माधुरी दीक्षित में, देखा जाए तो जो उनसे करवाया जाता है, और जिस तरह के मेकअप था और सब, और सबके एक ही मेकअप दादा थे, पंडरी दादा। So and today also I agree with you. In fact today I feel कि इतना ज्यादा स्पेस नहीं है। वो कहते हैं कि हम बहुत स्पेस बना रहे हैं फीमेल ओरिएंटेड के लिए, लेकिन वो भी एक मेल गेज का फीमेल ओरिएंटेड है आज भी, उसमें कोई दो राय नहीं। Male actors are also typecast. Actually, not only with female actresses, I suppose. But yes. We would like. नमस्कार। हाँ मीता जी नमस्कार, मैं गौतम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि अभी हम आपकी एक फिल्म की बात कर रहे थे, वार वार वारी, जो मुझे बहुत प्रिय है। तो उसमें आपका जो ब्रिलियंट एक्सेलेंस देखने को मिला मुझे, और हम सभी लोगों को, बहुत कम लोगों ने वो फिल्म देखी है। वहां से लेके अभी आपकी एक 26 नवंबर को शायद फिल्म रिलीज हुई है या होने वाली है, हो चुकी है शायद, छोरी। हाँ, हो चुकी है। हाँ हो चुकी है। तो आपका ये जो एक जर्नी रहा है, बार बार बारी, कुमार शानी से लेकर यहाँ तक, छोरी तक, तो इसमें जो आपका वो जो एक्टिंग ब्रिलियंस है, आप जब अपने एकांत में होती है, तो हाउ डू यू सी एंड फील एंड आर्टिकुलेट इन योर सॉलिट्यूड योर एक्टिंग मैच्योरिटी, एक एक्टर में क्या होना चाहिए और आप में कैसी ये ग्रोथ हुआ है, एक्टिंग ग्रोथ, आप अपने ग्रोथ को कैसे देखते हैं? मैं एक किताब लिख रही हूँ फिलहाल। हाँ, आई एम एक्चुअली राइटिंग अबाउट एवरी सिंगल रोल दैट आई हैव परफॉर्म्ड, द मेजर वन स्पेशली, in which I am not talking about my life as an actress in the terms of कि मेरी यहाँ वो हुआ और फिर, not, it's not personal anecdotes, but it is definitely to do with every single role, how it was approached, और उसके इर्द गिर्द क्या होता था जब आप एक रोल तराशने की कोशिश करते हैं।
So I would say, to start with, I was always very sure that I have a talent for acting. And that it is not something I can take credit for. I think it is God gifted, because that is how I entered acting at a time जब सिर्फ थिएटर था और ना फिल्में थी, ना सीरियल्स, ना OTT, ना कुछ. और हमारा ये आइडिया था कि हम तो बस अगर रोज स्टेज पे चढ़ सकें और 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वो काफी है. और उसके लिए मुझे ट्रेनिंग करनी है. तो MA इंग्लिश के बाद आई ट्रेन. मेरा कहने का मतलब है संक्षिप्त में कि आई टेक द क्राफ्ट ऑफ द एक्टर very seriously, and even if I feel I have the talent, I still have to prepare, you know. और ये preparation एक दिन की नहीं है कि 3 साल आपने ट्रेनिंग कर ली तो हो गया आपका. ये हर रोल के पहले की एक ट्रेनिंग है. तो बार जब मैं आई तो मैं एक तरीके से 5 साल की ट्रेनिंग लेके आई थी. जी. तो वो इतना फ्रेश दिमाग, इतना फ्रेश बॉडी, सब कुछ. सॉरी, इज द डॉगी का प्रॉब्लम हो रहा है? एना, सॉरी. इस बीच में अपने सारे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मीता वशिष्ठ गाती भी हैं, उन्होंने एक फिल्म भी डायरेक्ट की है. फिल्म का नाम है शी विद 4 नेम्स. ये मैं बीच में जोड़ दिया. ये कश्मीरी संत ललितेश्वरी ने डायरेक्ट की है. तो हमारे ये जानना चाहिए कि उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है SBT की ओर से. ये भी YouTube पर मौजूद है. शी विद 4 नेम्स लल्लेश्वरी पर. वो लाल डेट भी करती है. ये जानकारी. You don't need to know. Sorry, there was my dog was getting upset because कोई बात तो था. So anyway, just one question. With Varvar Vari, there's an innocence, and there is the first time facing the camera. I didn't, उन दिनों we didn't know what we looked like when we talked in front of camera, क्योंकि वीडियो कैमरास भी नहीं आए थे. तो वो एक अलग ही चीज थी कि आप पहली बार अपने आप को चलते फिरते बात करते देख रहे हैं. तो वो पहला एक्सपीरियंस था. इट वाज द फर्स्ट टाइम. और वो भी फिल्म कैमरा 35mm. जब वो फिल्म रोल होती है की आवाज सुनाई देती है. वहां से लेकर अब तक छोरी तक डिजिटल आ गया है जी. Directors are younger than me. Very often they are not as mature as the earlier directors were. Okay. In their artistic understanding. So in some ways, from being a little girl who was happy in front of camera और मस्ती करती थी कैमरा के सामने, I almost become slightly like a mentor now. जहाँ मैं अपना रोल तो करती हूँ, लेकिन मैं अगर कुछ खामी दिख रही है तो उसको भी अपने रोल को करने में ही उसको कवर अप करने की कोशिश करती हूँ. You know. So छोरी is a totally different thing. उसमें आपका एक you're no longer the young actress. तो अगर आप कोई सजेशन दो तो आपको बड़े प्यार से देनी पड़ती है, नहीं तो बोलेंगे ये अपना भाव दिखा. माने she's being fussy. As a young actress, you are very cute if you did anything. Even if you lost your temper. My question is related to what you just mentioned. That एक जो आपने कहा कि आपने 5 साल खूब तैयारी करके आप जो आए, तो जब तैयारी ज्यादा prominent हो जाती है, तो do you lose your instinctiveness or your intuition or that the freshness? No. In fact, tayari is like exploring every person. अगर you see, it's very simple. If you think of actor, जो actor की training है वो एक ही चीज नहीं है. Actor की training actually is many processes. So you have to have a sense of rhythm, music, poetry, literature, architecture, space, your body. You are also having to have the imagination कि आप एक young age में आपने वो सब नहीं experience किया है, जो आपको दिखाना है जी. वो कहाँ से लाएंगे वो experience? तो वो आपका knowledge, आपकी training और आपके imagination से जुड़ के वो सब चीजें आती हैं. नहीं तो 25 साल की उम्र में मैं कहाँ से एक नायिका हो गई जिसका लवर माने बार में जिसका प्रेमी उस साइड है और जो उसको बिट्रे कर दिया जिसकी बेस्ट फ्रेंड से. ये मेरे एक्सपीरियंस में नहीं था एक तरह से. So how do I play with her? How do I play this naika who's in Birha? You know, it comes to having studied miniature painting, having studied music, you know. Yes. And a lot of those kind of things, which allows, so training is the only process that allows you to open out all of your closed spaces.
Okay. You know, so training is very important. Also, the most The important, maturity comes. all good training is also meant to be forgotten at the time of performance. Okay, I like that. You Yes. have to forget it. Uh, It's like a sports person. You prepare for the Olympics. You run that same lap 3,000 times. You know कि the trainer tells you ये muscle tone that ठीक है, इस पे ज़्यादा pressure डालो, heel to. But when you're finally running the race at the Olympic and you know the gun takes off and it's the starting gun goes, you're not thinking कि मेरा ankle ऐसा होना चाहिए. That becomes instinctively a part of your body. True. Your animal instincts are so honed that you are the panther at that time. You understand? Absolutely. So the True. practice allows you to forget the training. The more you train, the less the training will interfere at the time of performance. Beautiful. That's a very, very beautiful thought. Yes. तो अभी हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि सिद्धेश्वरी, कस्बा और ख्याल गाथा में एक्टिंग करने के समय जो आपने लर्न किया, जो अब आपसे लोग लर्न करते भी होंगे, आपके स्टूडेंट्स हैं, करते हैं, तो वो अनुभव और अभी जो आपने फिल्म बनाई कुछ साल पहले कि शी विद द फोर नेम्स, ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको आर्टिस्टिकली मैच्योर करते हैं। ख्याल गाथा, कस्बा में आपको कोई फर्क दिखा क्या एक्टिंग करने के दौरान? जैसे कि आप एक बार बनारस में बता रही थी कि सिद्धेश्वरी देवी जब गाती थी तो हमें जॉस पर भी काम करना था क्योंकि उसमें माइक नहीं होता, या कैसे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको गाना होता है, आप सिर्फ मुंह नहीं चला सकते हैं। तो जब मैंने सिद्धेश्वरी की तो मणि जी ने मुझे कहा था कि आप उसको कॉपी या मिमिक मत करना, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग्स थी उनकी आवाज में। तो एक जो लंबा सा डायलॉग मुझे बोलना पड़ता है फिल्म के एंड में कि बहुत मुझे जाने वहां जब वो विद्याधरी बाई के बारे में बात करती हैं, तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने कहा मैंने उनकी एक टेक दिया जिसमें मैंने हूबहू उनकी मैंने नकल ऐसी उतारी कि आप कह नहीं सकते थे कि ये सिद्धेश्वरी देवी नहीं बोल रही। तो मणि जी ने वो शॉट कैन कर लिया और अगले दिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने हमेशा कहा है कि एक्टिंग एंड मिमिक्री आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर मुझे रियलिज्म उस तरह की रियलिज्म में वो उनको लगता है ये आपका आप किसी और कोई और बन जाओ, ये विभत्सता है और ये पॉसिबल नहीं है। कि जैसे आप हैं, अगर मुझे आपकी एक्टिंग करनी है तो मैं कहूँ कि नहीं मैं इस तरह की नेकलेस पहनूं, इस तरह के बाल रखूं, वो तो एक लेवल पे ठीक है, एक रिजेम्बलेंस हो गई। लेकिन मैं अगर बिल्कुल आपकी तरह की आवाज निकाल के बात करूं तो वो मिमिक्री हो गई। If I have to be you, I have to understand you as the human being, as a spirit. So the core essence, the personality, the core essence, yes. What is the fragrance of this person? या कि वो देखे तो बिल्कुल वही उतर जाए अपने अंदर। माने आप उनका स्वभाव समझिए। बिल्कुल बिल्कुल उनकी नम्रता अगर आप ला सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर मुझे ऐसा चाहिए था कि मुझे आइडेंटिकल सिद्धेश्वरी चाहिए तो या तो मैं कोई ऐसी ही औरत ढूंढ लेता जिनकी शक्ल वैसी लगने लगी, वैसी ही हो। बट यू नो द स्ट्रेंज थिंग इज, ये जो एक्टिंग की चीज है वो इतनी अजीब है, वो इतनी सेल्यूलर लेवल पे उतर आती है कि मेरा चेहरा मोस्टली लंबा है लेकिन फिल्म पे खत्म होते होते वो एक गोल सा होने लगा था। जैसे वो हमसे नजरिया काहे फेरी, वो जो येलो साड़ी में मैं गाती हूँ, मेरा चेहरा देखिए वो गोल सा होता है। मुझे अक्सर लगता है कि मैं जब एक्टिंग करती हूँ तो मैं तैयारी बहुत करती हूँ। और जैसे छोरी में मुझे एक एल्डरली लेडी बनना है, अभी जो फिल्म रिलीज हुई है, तो मैंने देखा कि मेरा चेहरा कुछ बदल गया था अपने आप। That's such a little observation. Metamorphosis starts happening. Kafka वो था ना metamorphosis. So I can tell you, you know, it happens to us in real life. When you're depressed, people know from 1 mile away you're depressed because आपके वही चेहरे पे कुछ अलग हो जाता है। When you're very happy or you're in love, people know you're in love even though they've never seen anything of you or anything, because suddenly you're glowing, something is happening to your skin. Totally. You know, if you're feeling good about life, something else is happening to your skin. So I do believe that this business of acting is very scientific. At the same time, it is very बहुत ही magical है, because जो आप feel कर रहे हैं, जो आप जता रहे हैं, वो आपके सेल्यूलर लेवल पे भी उस समय के लिए काम करना शुरू होता है, you know.
amazing. This is such a mystical observation. Yeah. Reflecting. And I feel that space changes from one thing to another to another. I feel the metamorphosis is happening in my skin, in my body, you know. Beautiful. In some strange way. I don't attempt it, but I try to just be with the essence and not do any mimicry of the person, but to try and get the essence of the character. And I feel it starts changing my physical features. क्योंकि आप पूरी तरह से उस कैरेक्टर में डूब जाती हैं इसलिए. मैं पूरी तरह से वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर मेल खाने लगता है. डूबना एक बात होती है, उसको तटस्थता से अपने से जोड़ ले, माने उसमें उतर आना एक अलग बात होती है. और तटस्थता चाहिए ही चाहिए एक्टिंग में, क्योंकि जब आप कैमरे के सामने होते हैं और आप 10वां रीटेक दे रहे होते हैं तो आप डूब नहीं सकते हैं. अगर आप डूब गए तो आप थक जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा. क्योंकि हमारा जो नाट्य शास्त्र है, वो जो इंडियन थिएटर्स ऑन एक्टिंग है, वो इतना साइंटिफिक है कि वो आपको बताता है कि आपको कहाँ तक डूबना चाहिए और डूबने के बाद आपको कैसे बाहर निकलना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है. So it is only the Western tradition of acting which is actually extremely violating and exploitative of the human psyche and the human body. वो आपको मजबूर कहता है कि नहीं, आप वो बन जाइए. जब तक आप बन नहीं जाते हैं, आप क्रेजी नहीं हो जाते हैं उस कैरेक्टर को लेके, आप उसको ठीक से उतार नहीं पाएंगे. So in fact, a lot of Western training processes, especially in the theater, have been very damaging to the human being. Okay. Those actors age before their time. They feel physically, mentally and emotionally, they feel exhausted by the time they are 45. जैसे मैंने मेरिल स्ट्रीप की किताब में पढ़ा, ये जो इनकी जो बायोग्राफी है, कि क्रेमर वर्सेस क्रेमर में एक सीन था जिसमें उनको बहुत अपने पति की तरफ बहुत एजिटेटेड होना था. तो डायरेक्टर और एक्टर ने डिसाइड किया कि लिफ्ट में जब वो लिफ्ट लेंगे, एलिवेटर, वो फ्लोर पे पहुंचने के लिए, तो बिना बताए अचानक डस्टिन हॉफमैन को पलट के मेरिल स्ट्रीप को जोर से एक थप्पड़ मारना चाहिए. और उस थप्पड़ का जो शॉक होगा, मेरिल स्ट्रीप को बोला गया कि वो ये एक्सप्रेशन चाहिए हमको वहां पे. तो मैंने कहा, मैंने ये पढ़ा, ये लोग बहुत ग्रेट एक्टिंग मोमेंट बता रहे हैं किताब उनकी बायोग्राफी में, और वो भी कह रही कि वो जो मुझे महसूस हुआ कि अचानक डस्टिन हॉफमैन ने मुझे खींच के एक तमाचा मार दिया और मैं इतना ऐसे हो गई स्तब्ध. और फिर डायरेक्टर ने कहा, देखो ये जो अभी आया इसी को पकड़ के रखो, और मुझे भी लगा हाँ यही पकड़ के रखना है. मैं कहती हूँ यार, हमारे ये क्या है, ये तो एक अजीब किस्म की विभत्सता है, एक्सप्लॉयटेशन है. This kind of naturalism is very exploitative and very ugly. Tomorrow if you have to do a rape scene, will you actually do that? True. You understand? What is this concept of acting? तो हमारे जो नाट्य शास्त्र में जो हमको जो 9 रस की ट्रेनिंग दी गई, 9 रस में घुसना कैसे, उस 9 रस के कितने फाइनर पॉइंट्स हैं. हालांकि व्हेन आई ट्रेन्ड एट ड्रामा स्कूल, ये ऊपरी तौर से हमें सिखाया गया था, लेकिन शायद हमारा एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, और जो फिल्में मैंने की है जैसे सिद्धेश्वरी, ख्याल गाथा, तो आप बहुत सारी चीजों से जुड़ते हैं, आर्किटेक्चर से, म्यूजिक से. और हमारी जो हिंदी फिल्म का ट्रेडिशन है, वो भी एक अलग किस्म का रियलिज्म है. ये टिपिकल वेस्टर्न रियलिज्म नहीं है. उसमें अगर आप एक मोमेंट पे दुखी है तो दूसरे मोमेंट पे आप गाना भी गा रहे हैं, और ये चीजें हम एक्सेप्ट करते हैं और हमको अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमारे अपने ट्रेडिशन में म्यूजिक इतना है. यू नो, हमारे यहाँ जब डेथ होती है तो एक हफ्ते तक नेबर्स खाना भेजते थे, पहले ऐसा होता था, और अच्छा खाना बना के भेजते थे कि आपके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, हम चूल्हा जलाएंगे आपके लिए और आपको बढ़िया से बढ़िया खाना देंगे जी. तो जो रस की बात होती है, यू नो, so our tradition understand that, and maybe it's in my DNA, being born and brought up, you know, even though I was a very urban person as a child. Father was in the army, but we tasted all of India in different states, food, people, cultures, you know, we enjoyed the differences. So I feel this kind of, ये जो मेरिल स्ट्रीप और इनका डस्टिन हॉफमैन का जो एक्टिंग था, मुझे वो बड़ा अजीब लगा. मैंने कहा, यहाँ तो मैंने आप एक्चुअली किसी को मार रहे हैं कि आप वो एक्सप्रेशन लाइए, आपकी इमेजिनेशन कहाँ है, आप अंदर से कैसे जागरूक कर रहे हैं उसको, यू नो.
में स्कोप है। जब एक्चुअली थप्पड़ खा के अगर वो एक्सप्रेशन देते हैं तो वेयर इज द टैलेंट क्वोशिएंट इन दैट? Exactly. Where is your imagination? Where is your craft? Where is your skill? Where is your ability to create? Absolutely. गौतम की आवाज नहीं आ रही, गौतम जी बराबर। इसको हमारे यहाँ लोक धर्मी और नाट्य धर्मी से समझाया गया है कैसे हाँ, आप चीजों को एग्जैक्ट थप्पड़ न मारना पड़े। तो मीता जी जो बता रही हैं, बहुत ही इन सब चीजों को पॉइंट आउट करना चाहिए आज के यंगर जनरेशंस को। तो बहुत ही अच्छी बात। सुंदर सा प्रश्न कीजिए मीता जी से, जिससे हम सब वो तो उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, इतना अच्छा लाल डेट वो प्ले करती हैं। उन्होंने शुभा मुद्गल जी के साथ गाना भी गाया है मन के मंजीरे में। तो ये गाने अनुभव अचानक से आया या आप शुरू से गाती रही हैं? मेरी मदर जो थी वो बचपन में मुझे बहुत कोशिश करती है कि रेडियो के सामने बिठा दे सुबह 7 बजे शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए, क्योंकि वो खुद MA कर चुकी थी उसमें। लेकिन हम लोग उस समय सीरियसली नहीं लेते थे। मुझे गाना हमेशा से पसंद था। शुरू में मेरी कॉपी होती थी जिसमें मैं सारे हिंदी फिल्म सॉन्ग जो मुझे अच्छे लगते थे ना गाने, उनका मैं पूरा मेरे पास एक था और मैं गाती थी बहुत। मुझे गाना पसंद है। उसके बाद जब मैं ड्रामा स्कूल में आई तब मुझे समझ में आया कि गायकी और गाना समझना एक बहुत एक्टर का एक ट्रेनिंग का और एक्टर की समझ का एक बहुत अहम हिस्सा है। और देखिए मेरी फिल्में भी शुरू की ऐसी हो गई कि सिद्धेश्वरी। मेरा एक्सपीरियंस क्लासिकल म्यूजिक का था, जगजीत सिंह चित्रा सिंह के आगे नहीं था। हालांकि माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की कि ये लेकिन मुझे लगता था कि बस जगजीत चित्रा सुन लिया तो आपने हाइट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक सुन लिया है। और उन दिनों वो रिलीज भी हुई थी उनकी एल्बम। हम लोग टीनेजर्स। मीता जी को पता है मेरी दादा गुरु हैं सिद्धेश्वरी जी। मैंने सिद्धेश्वरी देवी की शिष्या से, कौमुदी मुंशी से 20 साल तक तुम दादरा हो रही सीखी है। पता है एक जो है ना हमसे नगरिया काहे फेरी जो वो गाती हैं, उसमें वो कह रही है कौमुदी मेरी गुरु। हाँ, वो कह रही है कौमुदी। यस। हम नहीं जानते कौन गा रहा है, कौमुदी जब वो गाते हम नहीं जानते कौन गा रहा है। तो अब आपको उनको नाम लिया है कौमुदी। तो जब मैंने सिद्धेश्वरी की थी और उनकी रिकॉर्डिंग सुनी थी, खासतौर से ये एक हमसे नजरिया काहे फेरी, क्योंकि मुझे 5 ठुमरियां लिप सिंक करनी थी फिल्म। मैंने उन्हें ऐसा याद करके ऐसा बचा लिया उनको कि मुझे अभी तक याद है वो पूरी जो मुर्गियां और सब कुछ। तो वो उस टेप में कहती है कौमुदी हम नहीं जानते हैं कि कौन गा रहा है। शुरुआत ही उसी डायलॉग से होती है, then she speaks कौमुदी। Yes. So yes, that's amazing. Sorry, I butted in, Gautam ji, please. Couldn't keep. असल में क्या होता है ना कि जब कोई बोलता है, मीता जी जब बोल रही है तो एक फ्लो है। और हम लोग को ये न्यूज़पेपर में सिखाया गया था कि आप दूसरा प्रश्न न करें, क्योंकि पहले फ्लो में इतना मोमेंटम बन जाएगा। ये बात नहीं, अभी मैं क्या बोल रही थी भूल गई थोड़ा सा मैं। आ रही है म्यूजिकली तो हमारे सिद्धेश्वरी से शुरुआत हुई, उसके बाद ख्याल गा था। और मैंने अभी हाल ही में म्यूजिक से ही जुड़ी बात करती हूँ। मैं कुछ साल पहले मैंने प्ले किया था लिलेट डुबे के साथ ऑगस्ट ओसेज काउंटी। अंग्रेजी नाटक है, पुलित्जर प्राइज विनिंग है। रस उसमें कुछ नहीं है खास, लेकिन वो बहुत उसमें नाटक बहुत है, बहुत ड्रामा है। मेरा जो कैरेक्टर है वो नाटक के शुरुआत के 1 घंटे बाद प्रवेश करता है प्ले में, और वो एक छोटा रोल है कंपेयर टू जो बाकी एक्ट्रेसेस थी उनके कंपैरिजन में। उन्होंने मुझे ये छोटा सा रोल दिया था। तो ये रोल मैंने इसको बहुत पढ़ा, जैसे मैं कह रही थी कि मैंने उसको कम से कम 2 हफ्ते तक उसको ऐसी पढ़ती रही, गाड़ी में बैठी थी ट्रैफिक जैम में। तो वो लाइनें बिना कुछ ज्यादा उस पर कुछ वजन डाले वो सिर्फ लाइनें बोलती थी मैं लाउडली, ताकि मैं सुन लूं अपने कान। अचानक मुझे उसकी एक रिदम समझ में आने लगी कि ये जो डायलॉग बहुत अच्छे लिखे। तो उस लंबे और 2 पेज के डायलॉग है जिससे ये बोलती है। तो लिलेट ने मुझे कहा था कि हम ये काट देंगे, बहुत लंबा है, बहुत बोरिंग डायलॉग है, तुम चिंता मत करो, हम काट देंगे एक रिहर्सल पे जब हम लोग मिलेंगे। और वही उसके लंबे 3 डायलॉग है, उसके बाद कुछ सीन। तो एक बार जब मुझे रिदम समझ में आई तो मैंने कहा अरे, तो मुझे उसके बोलने का तरीका फिर समझ में आया कि ये कैसे बोलेगी। हर 2, 3, 4, 5 शब्दों के बाद उसका यू नो आता था, यू नो। तो मैंने यू नो पकड़ लिया उस शब्द में से, क्योंकि वो कम से कम 12 बार रिपीट हुआ है। तो उस
उससे एक रिदम बनने लगी। जब हम लोग पहली रीडिंग पे गए तो 1 घंटा सबने पढ़ा, जिन जिन के रोल आए। जब मेरी बारी आई तो लिलिट ने मुझे बहुत सहानुभूति दी कि देखो ये बहुत बोरिंग है, 2 पैराग्राफ है, तो तुम बोल देना, लेकिन चिंता मत करो, हम काट के इंटरेस्टिंग बना देंगे। अब मेरा था कि तुम काट के तो बताओ, मैं बताती हूँ तुम्हें। तो जो कुछ है उसको भी काट रही हो। जब मैंने वो पढ़ा और जब वो मेरा पढ़ना जब खत्म हुआ तो सबके जबड़े लिटरली लटक रहे थे कि ये है कैरन का कैरेक्टर। तो लिलिट की जो बेटी है हीरा, वो एकदम उछल पड़ी, बड़ी फ्रैंक ओपन हार्टेड लड़की, कहती मीता क्या, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कैरेक्टर में ये सब है। अब हुआ ये कि शो, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जब शो हुआ, उसका पहला शो सिटी फोर्ट में हुआ, तो 1 घंटे के बाद जब मेरी एंट्री हुई, ये जो बहुत फनी कैरेक्टर है और वो पूरे 2-3 पैराग्राफ रखे थे, तो मैंने तुरंत शुरू कर दिया। जैसे ही लाइट ऑन हुई मैंने डायलॉग बोलना शुरू कर दिया। अब उसका जो मजा था वो कैरेक्टर का, वो नहीं आया और मैं समझ गई कि ऑडियंस नहीं समझ पा रही कि क्या हो रहा है। उसके तुरंत बाद दूसरा शो था और मैं पीछे बैठी सोच रही थी कि क्या करना है। तब मेरी समझ में आया, नहीं, 1 घंटा बहुत कुछ बैंड बाजा बजाए प्ले में, सिंबॉलिकली बोला जाए तो माने बजे हैं और ड्रम्स बजे हैं और ट्रम्पेट्स बजे हैं, सबकी इमोशनल। मैं ये बोल रही हूँ कि ये सब हुआ है। हाँ, यू नो कि माँ, वो फादर मर गया, उसकी बॉडी मिली है, वो बड़ी बेटी आई है अपने पति के साथ, उनके झगड़े, माँ के साथ झगड़ा, ये वो। मैंने ये पूरा बैंड बजाया, डन 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 डन। मैंने कहा अब मेरा जब कैरेक्टर आता है तो ये इस ऑर्केस्ट्रा में ये कौन सी इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, लिटरली ये कौन सा सुर आना चाहिए। मैंने डिसाइड किया ये ढन 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 पूरा जैज रॉक बजाए ना, पूरा रॉक जैज बैंड बजाए। अब मैं हरिप्रसाद जी की बांसुरी लाऊंगी। तो जब लाइट आती है मैं 2, 4, 5, 10 सेकंड तक कुछ नहीं करती हूँ, मैं रखती हूँ चीजें ऐसे और मुंह में एक मुस्कान है और फिर मैं शुरू करती हूँ, यू नो दिस एंड ऑडियंस सडनली एक नई आवाज सुन रही है, एक नई रिदम सुन रही है, एक नया म्यूजिकल नोट आया है। उसके बाद जब मैं स्टेज से ये सीन खत्म हुआ और मैं गई तो लिलिट पीछे खड़ी थी और वो चिल्लाने लगी मुझ पे, क्या किया तुमने, इतना डिफरेंटली बोला, स्लो बोला, बोर हो गए होंगे लोग, माने तुमने किल कर दिया। मैं वो तालियां गड़गड़ाहट सुन रही हूँ तो बिकॉज ऑडियंस एक्चुअली वेंट इनटू एन अपलॉज। And that's when I realized music is not just about understanding music as a physical thing. It is also understanding music as a concept for an actor. खासतौर से नाटक में कि अगर बहुत कुछ एक्शन हो चुका है और अब आपकी एंट्री आएगी तो आप कौन सा म्यूजिकल नोट बन के आएंगे, ये आपको समझना जरूरी है, नहीं तो आपकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी इससे पहले कि किसी ने उसे समझा। अच्छा मीता जी, एक चीज समझना चाहते हैं आखिर में कि आप लेट 80s में जो मणिकौल और कुमार शानी के संपर्क में आई हैं, अगर आप बाय द वे संजोग ऐसा होता कि आप इंगमर बर्गमैन के संपर्क में आती, लिव वुलमैन और बीबी आंद्रेसों के साथ, या महबूब और ऋषिकेश मुखर्जी के संपर्क में अगर आप फिल्म शुरू करती, तो क्या आज आपकी जो पर्सनालिटी है ये वही होती या कुछ और होती? मुझे लगता है मैं थोड़ा और चंचल हो जाती, थोड़ा मस्ती आ जाती और, बट ये बहुत अजीब बात है क्योंकि जब मैंने पहला कदम रखा इंडस्ट्री में तो एक कमर्शियल डायरेक्टर ने मुझे कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो बर्गमैन की फिल्मों में होना चाहिए। वाह। वो एक हिंदी कमर्शियल डायरेक्टर थे जिन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो इस इंडस्ट्री में, तुम्हें तो बर्गमैन की फिल्मों में होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं तब पहले ही समझ गई, मेरे कहा अरे भैया यहाँ तो कुछ और ही चाहिए। बट आई थिंक आई वुड हैव एंजॉयड बिकॉज for me, you see, they limit you sometimes when they make you. For example, nobody thought Manke Manjeere I can do. अब एक ऐसा दौर आया कि लोगों को समझ में आया कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये कुछ और भी कर लेती है, जैसे योर ऑनर में जो किरण सेखों का कैरेक्टर है, तो उनको समझ में आने लगा कि सीरियस एक्टर का खिताब सीरियस रोल नहीं होता है, रोल की पूरी क्षमता को निकाल पाना सीरियस एक्टर का खिताब होता है। It's not about doing serious roles.
आपको जितने भी पसंद करने वाले लोग हैं उनके बीच में एक छोटा सा कंफ्यूजन है, उसको आज आप ही दूर कर दीजिए कि आपके जो इंग्लिश में वो सब जगह अलग अलग लिखे हुए हैं, MITA, MEETA, VASISHT, VASHIST, VASISHT है, लेकिन मेरे पासपोर्ट तक पर उन्होंने 3 H लगा दिए हैं। क्योंकि मैं कहती हूँ वशिष्ठ और वो लोग बोलते हैं वशिष्ठ, मैंने कहा नहीं वशिष्ठ है, वशिष्ठ। हाँ, तो मीता, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है। मेरा बचपन में नाम म से आया था, तो वो जन्मपत्री वगैरह बनाते ना, तो माता और पिता ने नाम IMEETA लिख दिया था। तो जब मैं NSD में थी तो मेरे पिताजी जो फौजी थे, लेकिन वो थोड़े शिव भक्त भी थे बहुत ज्यादा, और वो मानते थे लोगों में। तो किसी पंडित ने उन्हें कह दिया कि भाई आप अपनी बेटी का नाम ना MITA कर दो, तो उनको करियर में बड़ा अच्छा रहेगा। तो मुझे फोन कर रहे हैं NSD में कि भाई तुम अपना नाम बदल लो, MITA कर लो। मैंने कहा क्यों डैडी? मैंने कहा वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो NSD के बाद जब मैं निकली तो मेरा जो बैंक अकाउंट पहला था वो MITA से खुला, क्योंकि पिताजी का आदेश था। पिताजी ऐसे थे मेरे, वो बड़ी प्यारी इंसान थे, वो फौजी आदमी थे। मैं एक किस्सा बताती हूँ उनके बारे में। तो MITA है, अब MEETA चलता है, लेकिन MITA ऑफिशियल है, एंड VASISHT ऑल्सो ऑफिशियल। एक तरह से अच्छा है कि वशिष्ठ की स्पेलिंग ज्यादातर लोगों को सही नहीं आती, क्योंकि जितने फेक FB अकाउंट्स खुले ना मेरे नाम पे, वशिष्ठ की स्पेलिंग उनमें गलत है। और इंस्टाग्राम में 4-5 अकाउंट है जिसमें वशिष्ठ की स्पेलिंग गलत है, तो आप तुरंत समझ लेंगे कि यहाँ पे 3-4 H लगे, इसका मतलब ये किसी ने अपनी तरफ से हाँ है। मैंने खुद, वो मेरी ही पोस्ट डालते हैं लेकिन वो मेरा नहीं है, खोले हुए हैं। तो वशिष्ठ की स्पेलिंग दूर रहे ये अच्छा है, क्योंकि आपको तुरंत समझ में आ, जो जानने वाले को पता है कि ये सही है। गौतम जी जानने वाले हैं। हाँ, अब तो खुलासा हो गया। खैर, अब तो मेरे पासपोर्ट पे ही गलत लिखा हुआ है, मैं क्या करूं? मैंने चेंज करवाने की कोशिश की, पर वो रेड टेप इतना है कि उन्होंने वो ही लिख दिया। बल्कि मेरे माता पिता के नाम पे भी एक्स्ट्रा H लगा दिया उन्होंने। सही था कि मेरे फादर फौजी थे। अब फौजी इंसान हमेशा शाम को अपने 2 ड्रिंक तो पीते हैं, और उन्होंने उनका 2 ड्रिंक पीना सालों का एक कस्टम था। रिटायरमेंट के बाद अचानक उन्होंने एक दिन वो छोड़ दिया। तो मैं आती जाती रहती थी चंडीगढ़ उनसे मिलने, तो मुझे बड़ा अजीब लगी। मैंने कहा मेरे पिताजी जो हमेशा अपनी 2 ड्रिंक पीते हैं, बड़े महीने से पी नहीं रहे, चक्कर क्या है? तो फाइनली जब कुछ काफी समय बीत गया तो एक दिन मैं चंडीगढ़ आई, तो और मैं 8 फिल्में कर रही थी। आपको पता है 8 फिल्मों में पैसे वैसे तो कोई देता नहीं है। हाँ, तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटस हमेशा ऐसी था। तो पिताजी थोड़े से ऑब्वियसली परेशान रहते थे, उस माने चिंतित रहते थे उस बात को लेकर। तो उन्होंने एक दिन मुझे पूछा कि पिछले साल तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा था? मैं कहा डैडी जैसा है वैसा है, आप उस पे मत जाइए, मैं काम पे ध्यान देती हूँ, वैसे वैसे नहीं सोच रही हूँ। अच्छा, तो पिछले साल जो था इस साल उसमें कुछ माने हाँ हुआ? मैंने कहा मुझसे व्हाट द हेल। फिर उन्होंने बोतल निकाली, खोली और ड्रिंक बनाया और पिया। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहते हैं मुझे किसी ने बोला था कि अगर आप पीना छोड़ दे पूरी तरह से तो आपकी बेटी के फाइनेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे 1 साल के अंदर। तुम्हारे तो कुछ बड़े, तो मैं क्यों अपना मन क्यों मार रहा हूँ? मैं इस बात को लेके हैरान हो गई कि मेरे पिताजी ने एक तरह से माने 2 चीजें इंसान कभी नहीं छोड़ता किसी के लिए, कुछ भी हो जाए, दारू और सिगरेट। एब्सोल्युटली। कितने झगड़े होते हैं घर में कि दारू छोड़ दो, और मेरे फादर इतना नहीं पीते थे, 2 पीते थे, लेकिन वो 2 ड्रिंक उनके लिए उनके सालों की प्रैक्टिस थी। उन्होंने ओवरनाइट उसे छोड़ दिया कि मेरी बेटी का कल्याण हो जाएगा अगर मैं छोड़ दूं। कितना योगदान आप इतनी प्यार एक अपने बच्चे के प्रति। हालांकि वो मेरी एक्टिंग के करियर के खिलाफ थे शुरू में कि भाई कहाँ जा रही हो, खड्डे में डाल रही हो अपना फ्यूचर, बट एक आदमी तुरंत ओवरनाइट छोड़ दे ऐसे ही। और मैं वहां रहती भी नहीं थी, मैं तो बम्बई रहती थी, तो ओवरनाइट उन्होंने छोड़ दिया। फिर 1 साल बाद उन्होंने कहा करियर तुम्हारा कुछ फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं हुआ है? अरे तो फिर मैं क्यों मरे जा रहा हूँ? तो उन्होंने फिर अपने
So this is my father, and my father was like this. So Mita is thanks to him, MITA, and he was an amazing man. You know. What a story. अब और आदित्य जी इशारा करेंगे कि हम लोग के पास और कितना समय है, या होस्ट बताएंगी, नंदिनी जी और सुरुचि जी। आपको और कोई सवाल पूछना है तो कहिए। हाँ, को किया था कि क्योंकि वो ट्रैवल अभी वो बॉम्बे से दिल्ली आई हुई हैं, तो थोड़ा वक्त हमारे लिए निकाले। निश्चित रूप से हम लोग आपके कृतज्ञ हैं। तो अगर हम लोग पास कितना वक्त है, जो ऑर्गेनाइजर आदित्य सोमानी जी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हम लोग के पास और कितना वक्त है? 2 मिनट? वैसे तो हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का समय है। तो मीता जी, आपसे बात करके मन नहीं भरा है बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे। और अगर आपको और कार्यक्रम आगे बढ़ाना है, कुछ और भी एजेंडा है, तो प्लीज कर लीजिए। आई एम हैप्पी टू हैव मेट ऑल ऑफ यू। I think this is a cue that we continue with you another time, Yes. for a longer time. So, Certainly. yeah, but it has been a great pleasure having you on Inner Courtyard. Thank you so much. Thank you. Pleasure meeting all of you. And My thank you, pleasure meeting you Gautam too. ji, for this lovely interaction. Thank you very much. Thank you. Thank you. Namaste. My gratitude, yeah. Thank you. Thank you. तो हम लोग यहाँ पर लीव करते हैं Zoom को। हाँ जी। थैंक यू सो मच सभी।